गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। और मैं राम सैनी आज आपके लिए लेके आया हूँ इंडियस 20, जो कि आज पूरा हम कवर करने वाले हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। और पूरा आईसीआई के मटेरियल से कवर करेंगे इंडियस 20, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस। मतलब जो गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको प्राप्त होती है और जो गवर्नमेंट असिस्टेंस, उसका अकाउंटिंग का क्या ट्रीटमेंट है, उसका क्या डिस्क्लोजर होता है, वो सारा हम इस लेक्चर में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जो सारा लेक्चर कवर करेंगे, हम कोई किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल या मेरा कोई मटेरियल फॉलो नहीं करेंगे। हम जो भी लेक्चर लेंगे, जो भी एएस पढ़ेंगे, इंडियस पढ़ेंगे, वो सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो तैयारी हो सके वो एग्जाम ओरिएंटेड हो सके। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सी इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल से उठा के देता है। तो अपनी भी यह मतलब बनती है जिम्मेदारी कि अपन को स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना की कोशिश करना है। अगर फिर भी ज्यादा अगर टाइम मिले, रिसर्च करने का टाइम हो, तो फिर अदर मटेरियल को रेफर करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अपनी स्टडी मटेरियल होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टडी मटेरियल से। इंडियस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात करें तो जो अपना अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट है वो सब आया था अपने कब, आपको पता ही है कि इंडियस अपने ऊपर लागू हो चुके हैं। और लागू हो चुके हैं तो अब अपन को इसके बारे में सारा पढ़ना है, और वो जो भी पढ़ना है अपन को स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना है। तो अब इसका जो आज के इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, इस जो चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में एक बार कवर अप कर लेते हैं। तो चलिए हम सीखेंगे प्रिंसिपल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स। मतलब जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है बैलेंस शीट में, उसके क्या सिद्धांत है। प्रिंसिपल फॉर रिकॉग्निशन मतलब उसके क्या सिद्धांत है रिकॉग्नाइज करने के। इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट, नॉन मॉनेटरी ग्रांट क्या होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। उसमें शामिल होगा कि नॉन मॉनेटरी ग्रांट मतलब आपको कोई वस्तु दे दिया, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना, उसके रिकॉग्नाइज करने के क्या प्रिंसिपल्स है वो इसमें देखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे कि इनका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, इनकी प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है रिलेटेड टू असेट और इनकम। आपकी कोई ग्रांट रिलेटेड टू असेट है या कोई रिलेटेड टू इनकम है, तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटेशन की, वो हम इसका चैप्टर में पढ़ेंगे, सीखेंगे। और थर्ड जो है अपना थर्ड है अकाउंटिंग फॉर रिपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। इन केस अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट को वापस करना पड़ा गवर्नमेंट को, तो उस केस में क्या उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, कैसे उसको इफेक्ट देना है, ये हम इस एएस में पढ़ेंगे। और ये एएस हमें ये सिखाएगा चैप्टर यूनिट, और ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे इसमें क्या क्या है, क्योंकि ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा। ये पूरे पार्ट का, इस पूरे लेक्चर का सार है लेक्चर का। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी है और क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट, क्यों गवर्नमेंट ग्रांट देती है। तो इसका सीधा सा ये है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया के ज्योग्राफिकल एरिया को डेवलप करने के लिए, उसमें उद्योग धंधे खोलने के लिए, ठीक है, किसी कोई प्रोडक्ट को, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ग्रांट देती है। किसके लिए देती है? फॉर इंडस्ट्रियल, किसके? इंडस्ट्रियल, ज्योग्राफिक एंड सोशल डेवलपमेंट के पर्पज से, टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, उसके लिए भी गवर्नमेंट ग्रांट देती है। और टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, लोग अपना खुद का धंधा खोले, अपना खुद का काम धंधा खोले, उसके लिए भी गवर्नमेंट ग्रांट देती है। एज सब्सिडाइज टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय दिस एंटिटी, जिससे कि उनको गवर्नमेंट ग्रांट दे और वो कम लागत पर अपना माल को प्रोड्यूस करे और सेल करे। तो इन सब के लिए क्या करती है? गवर्नमेंट ग्रांट देती है।
अब ठीक है सर, गवर्नमेंट ग्रांट देती है, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, लोग अलग अलग अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, तो फिर सी इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड जारी किया, जैसे पुराने केस में था AS12, नए केस में इंड AS 20, कि आपको कैसे अकाउंटिंग प्रोसीजर, कौन से प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं, तो ये सब था। ठीक है, अब इसका स्कोप देखते हैं। हर AS का अपना स्कोप होता है कि किन किन चीजों पे वो एप्लीकेबल है और किन किन चीजों पे वो नॉट एप्लीकेबल है। स्कोप का मतलब ये है कि उसको कहां कहां आपको अप्लाई करना है, कहां उसको आपको अप्लाई नहीं करना है, तो वो हम स्कोप में देखते हैं। ठीक है, स्कोप एप्लीकेबिलिटी इंड AS 20 शुड बी अप्लाइड फॉर किसके लिए? अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग के लिए और डिस्क्लोजर के लिए अप्लाई करना है। दूसरा अप्लाई करना है डिस्क्लोजर ऑफ अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है हम अभी आगे देखेंगे, और इन असिस्टेंस का डिस्क्लोजर कैसे करना चाहिए वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा इंड AS 20। ठीक, अब साथ इस इंड AS 20 को अप्लाई किस किस पे नहीं करना है, तो अपन को ये भी देख लेना है कि ये किस किस के ऊपर नॉट अप्लाई होगा, मतलब नॉन एप्लीकेबिलिटी देख लेनी है। इंड AS 20 इसकी कितनी कंडीशन है? इसकी 4 कंडीशन है। तो पहली किस पे अप्लाई नहीं होगा? द स्पेशल प्रॉब्लम arising in accounting for government grant in financial statement reflecting the effect of changing prices or supplementary information of the similar nature। मगर आपका कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी कोई गवर्नमेंट ग्रांट है, कैसी ऐसी कोई गवर्नमेंट ग्रांट है जो इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब उस गवर्नमेंट ग्रांट की प्राइसेस में चेंज आ रहा है, इफेक्ट रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस, और इसी प्रकार का सिमिलर नेचर की कोई ग्रांट है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। समझ गए? कोई गवर्नमेंट ग्रांट ऐसी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी प्राइसेस को कम ज्यादा करती है, जैसे फॉरेन आपका जो फॉरेन करेंसी है उसके रूप में आपको ग्रांट मिली है, फॉरेन डिपार्टमेंट, फॉरेन जो अपना WHO से मिला है इंडिया को, जो अपने को ग्रांट मिली है वो चेंजिंग है, नेचर उसका चेंजिंग है, तो उसके ऊपर एक तो ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरा बी क्या कहता है? गवर्नमेंट असिस्टेंट दैट इज प्रोवाइडेड फॉर एन एंटिटी इन फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स दैट आर अवेलेबल इन डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्सेबल लॉस आर टू बी डिटरमाइंड एंड लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम टैक्स लायबिलिटी। सरकार आपको कुछ ऐसी छूट दे रही है जिससे कि आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट कम या ज्यादा हो जाए, या जिससे आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कम ज्यादा हो जाए, तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए एक अलग से इंड AS 22 बना हुआ है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, वो उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट आपको टैक्स हॉलीडे देती है, इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट देती है आपको, और एक्सीलरेटेड बढ़ा हुआ आपको डेप्रिसिएशन देती है, एडिशनल डेप्रिसिएशन देती है, उस टाइप की छूट इस इंड AS में कवर नहीं होगी। उसकी अकाउंटिंग इस इंड AS के हिसाब से नहीं करनी है, आपको इंड AS 22 फॉलो करना है। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई, पहला चेंज इन द प्राइसेस वाले ट्रांजेक्शन, दूसरा है आपके जो टैक्स में छूट मिलती है, टैक्स एक्सपेंसेस में टैक्स प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने वाली जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो, प्लस आपका इनकम टैक्स से लायबिलिटी को जो डिटरमाइन करेगा वो वाली छूट। थर्ड आती है आपकी गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटिटी। सपोज कोई एंटिटी है, उसमें क्या कर रही है कि गवर्नमेंट ऐसे ग्रांट नहीं दे रही, वो उसमें स्टेक होल्ड करती है, मतलब इक्विटी होल्ड करती है। क्या करती है? इक्विटी होल्ड करती है। उस केस में भी इंड AS 20 अप्लाई नहीं करना है, तो इंड AS के लिए अलग से इंड AS होगा, वहां ये अप्लाई नहीं होगा। थर्ड जो लास्ट एंड फोर्थ है, गवर्नमेंट ग्रांट दैट विल बी कवर्ड बाय इंड AS 41, दैट इज एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर इंडिया 41 में जो गवर्नमेंट ग्रांट कवर्ड है उनके ऊपर ये वाली इंडेस फॉलो नहीं करना है। तो ठीक है, आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया अब तक? ओहो, कैमरा चला गया, एक सेकंड। माफी चाहते हैं, कैमरे में थोड़ा सा इश्यू आ गया था, इस वजह से। तो अपना जो है गवर्नमेंट ग्रांट का ये अपन देख लिए थे अब तक कि किस किस पे अप्लाई नहीं होगा और किस पे इसको अप्लाई करना है। तो नोट अप्लाई के कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट है अपना कि जो ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग इन द प्राइसेस होते हैं उस पर अप्लाई नहीं होगा, या उसके सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा है आपका, एक सेकेंड, ओके, दूसरा है गवर्नमेंट असिस्टेंट, गवर्नमेंट असिस्टेंस, जो कि आपके टैक्स बेनिफिट के रूप में हो। उस प्रकार के जो आपको बेनिफिट दिए जाते हैं टैक्स हॉलीडे, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। थर्ड, आपका जो गवर्नमेंट आपकी खुद ओनरशिप लेके अपना स्टेक रख के आपको गवर्नमेंट ग्रांट देती है, उस टाइप की गवर्नमेंट ग्रांट कवर नहीं होगी। और द लास्ट एंड फोर्थ, जो एग्रीकल्चर की वाली गवर्नमेंट ग्रांट है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये अपना हो गया है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अरे क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तो अब हमने एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी देख ली। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशंस। इस इंडेस में जो जो वर्ड यूज आएंगे मेन उनकी क्या डेफिनेशन है, उसके लिए इस इंडेस में उनका क्या मतलब है, तो वही मतलब अपन को लेना है। तो वो हम देखेंगे अब डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन में गवर्नमेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट का मतलब है, गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, सिमिलर बॉडीज, वेदर लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। तो गवर्नमेंट में कौन कौन चीजें कवर होगी? एक तो हो गई गवर्नमेंट, हो गई गवर्नमेंट की उसकी एजेंसियां हो गई, या उसकी प्रकार की सिमिलर बॉडीज। गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी एजेंसी या कोई सोसाइटीज है तो वो इसमें कवर होगी, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो उसमें क्या होगी? गवर्नमेंट अपनी शामिल है। अब दूसरी डेफिनेशन है अपनी गवर्नमेंट असिस्टेंस की। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट असिस्टेंट इज एक्शन। क्या है? इज एक्शन। किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। ऑफकोर्स सी बात है, गवर्नमेंट असिस्टेंट में एक्शन कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस इज एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट। किसके लिए डिजाइन किया गया है? इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए। स्पेसिफिक टू एन एंटिटी, किसी स्पेसिफिक एंटिटी को, और रेंज ऑफ द एंटिटीज को, या एक प्रकार के रेंज ऑफ एंटिटीज को, क्वालिफाइंग अंडर द सर्टेन क्राइटेरिया। कोई सर्टेन क्राइटेरिया क्वालिफाई करने वाली जो एंटिटी है या रेंज ऑफ एंटिटीज है, अगर उनको क्या है प्रोवाइड कराती है, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट असिस्टेंस मानी जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट असिस्टेंस से हल्की सी डिफर है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मतलब पता हो गया। गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया? आपकी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट की एजेंसी, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब हो गया गवर्नमेंट का ऐसा एक्शन जो कि एंटिटी को इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। किसके लिए? टू द कोई स्पेसिफिक एंटिटी या रेंज ऑफ एंटिटीज को। कब करवाता है? जब कोई वो सर्टेन क्राइटेरिया जो उनकी कंडीशन है वो फुलफिल करते हो तब। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस हो गया। अब गवर्नमेंट असिस्टेंस
गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ इंडियाज 20 डजंट इंक्लूड, गवर्नमेंट जो असिस्टेंस है इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, गवर्नमेंट असिस्टेंट डजंट इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, provision of infrastructure by improvement to the general transport or communication network and the supply of the improved facilities such as irrigation, water reticulation which is available on ongoing determinate basis for the benefit of entire local community। मतलब सभी लोकल कम्युनिटीज के लिए गवर्नमेंट के द्वारा आपके लिए सड़कें बना दी, वाटर सप्लाई कर दिया, इरिगेशन कर दिया। तो ये जो नॉर्मल जो होती है, जो लोकल कम्युनिटी के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, इनको गवर्नमेंट असिस्टेंस में शामिल नहीं किया जाएगा। ये कहता है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ इंडिया 20 डजंट इंक्लूड बेनिफिट प्रोवाइडेड ओनली इनडायरेक्टली, किसके रूप में, इनडायरेक्टली थ्रू एक्शन अफेक्टिंग द जनरल ट्रेडिंग कंडीशन। ये जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस होती है कि आपको आप अगर यहाँ आपका मार्केट है तो हम आपके लिए रोडें बना देंगे, आप एक कनेक्शन कर देंगे, बिजली कनेक्शन कर देंगे मुफ्त में, या आपके लिए पानी का नल खोल देंगे, वो चीजें ये आपकी असिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो सच प्रोविजन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नेचर की डेवलपमेंट है, एरिया डेवलप करना गवर्नमेंट का, क्योंकि वो भी नेचुरल काम होता है, गवर्नमेंट का काम ही होता है, वो आपको अलग से नहीं प्रोवाइड करा रहे, चाहे आप वहां पे अपना बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो नॉर्मल वैसे भी प्रोवाइड कराती, आप चाहे बिजनेस करो या नहीं करो। तो वो इस प्रकार की जो असिस्टेंस है उसको आप गवर्नमेंट असिस्टेंस के लिए नहीं माना जाएगा इंडिया 20 के हिसाब से। गवर्नमेंट असिस्टेंस टेक्स मैनी फॉर्म वेरिंग बोथ इन द नेचर ऑफ द असिस्टेंस गिवन एंड इन कंडीशन विच आर यूजुअली अटैच्ड टू इट। और या तो जो गवर्नमेंट असिस्टेंस है वो नॉर्मली दे दी जाती है, या इसके साथ कुछ कंडीशन अटैच होती है, कंडीशंस विच आर यूजुअली अटैच्ड टू इट। नॉर्मली क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती है तभी आपको असिस्टेंस दी जाती है, अदरवाइज बहुत कम केस होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो। द पर्पज ऑफ द असिस्टेंस मे बी एनकरेज एन एंटिटी टू एम्बार्क ऑन ए कोर्स ऑफ एक्शन विच इट वुड नॉट नॉर्मली हैव टेकन इफ द एसएससी वाज नॉट प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये है कि एसएससी को अगर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं प्रोवाइड करती तो वो बंदा वो काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता। तो गवर्नमेंट ग्रांट का या गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब क्या है कि उसको असिस्टेंस देना ताकि वो प्रोत्साहित हो उस कार्य करने के लिए जिसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट दी हुई है। द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट ऑब्लिक असिस्टेंस बाय एन एंटिटी मे बी सिग्निफिकेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द टू रीजन्स। गवर्नमेंट ग्रांट का जो डिस्क्लोजर है, जो सिग्निफिकेंस है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों है, ये दो कारणों से। पहला कारण कौन सा अपना, इफ द रिसोर्सेज हैज बीन ट्रांसफर्ड, रिसोर्सेज का मतलब ग्रांट हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर द ट्रांसफर मस्ट बी फाउंड। मतलब जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिला है, जो आपको पैसा ग्रांट मिला है, वो रिसोर्सेज आपको ट्रांसफर हुआ है, तो उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए और वो बुक्स में दिखानी चाहिए। दूसरा है, इट इज डिजायरेबल टू गिव एन इंडिकेशन टू द एक्सटेंट टू विच द एंटिटी हैज बेनिफिटेड फ्रॉम सच असिस्टेंस ड्यूरिंग द रिपोर्टेड पीरियड। दिस फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद दोज प्रायर पीरियड्स एंड विद दोज ऑफ द अदर एंटिटी। मतलब क्या है कि आप असिस्टेंस, जो गवर्नमेंट ग्रांट या असिस्टेंस को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओगे तो वो क्या करता है, ये आपको फैसिलिटेट करेगा कंपैरिजन करने में अदर एंटिटीज के साथ और आपके पिछले पीरियड्स के साथ, प्रायर पीरियड के साथ आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। हाँ, इस साल इतनी ग्रांट मिली है, पिछले साल नहीं मिली थी, इस वजह से इतना अपना प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, या इतनी कॉस्ट अपनी कम आई है, या किसी दूसरी एंटिटी के साथ आप कंपैरिजन करोगे तो आपको इसका फुली डिस्क्लोजर दोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब ये कुछ एग्जांपल है गवर्नमेंट असिस्टेंस के। फ्री टेक्निकल असिस्टेंस और मार्केटिंग एडवाइस और अदर एंड द प्रोविजन ऑफ द गारंटीज इन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंट टू विच नो वैल्यू कुड रीजनेबली असाइंड। ये कुछ एग्जांपल है गवर्नमेंट असिस्टेंस के। एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द एंटिटी इज
government procuring policy that is responsible for a portion of the entity's sale. The existence of the benefit might be unquestioned, but any attempt to segregate of the trading activities from the government assistance could be well arbitrary. मतलब क्या है कि कुछ गवर्नमेंट असिस्टेंस इस प्रकार से देना कि आपकी उसमें सेल्स पे इफेक्ट अलग रूप से शो करे, तो ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट है। असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ द प्रायोरिटी बिडन स्टेटस। आप सपोज करो कुछ, जैसे आपको सुना होगा एमएसएमई का नाम सुना होगा, कुछ एमएसएमईज होते हैं, ठीक है। वो जो एमएसएमईज को क्या करती है गवर्नमेंट, जब वो टेंडर फिल करती है तो वैसे नॉर्मल अगर कोई एंटिटी टेंडर फिल करेगी तो उनको ईएमडी जमा करानी होती है, बाकी कुछ पिछले टर्नओवर का क्राइटेरिया भी होता है, आपकी नेट एसेट इतनी होनी चाहिए वो भी होता है। तो गवर्नमेंट क्या होती है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए क्या करती है, उनको कहती है कि आपको ईएमडी जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको एफडी जमा कराने की जरूरत नहीं है टेंडर के लिए, ना ही आपको कोई गारंटी देनी है, ना ही आपके लिए कोई फिक्स्ड असेट्स या नेटवर्थ का आपके लिए कोई क्राइटेरिया रहेगा, आपको उसमें छूट रहेगी प्रोवाइडेड आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हो। तो इस प्रकार का जो प्रिविलेज होता है या प्रायोरिटी होती है कि 100 बिड है उसमें 10 बिड हम एमएसएमई के लेंगे, तो ये इस प्रकार का जो आपको प्रायोरिटी मिलती है ये भी एक तरीके से असिस्टेंस है, गवर्नमेंट असिस्टेंस। A government specifies that entities below a certain size are to be given priority in the bidding for a particular type of the government contract by mandating a minimum number of the such entities to obtain the bidding status. Although the entity will be benefit from the above quota, entity क्या होगी उस above quota से benefit होगी। The value cannot be identified, इनकी वैल्यू आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एंड effect of the assistance cannot be segregated from the trading activities of the entities। अब ये आपको इसका क्या अफेक्ट होगा ये आप वेरीफाई नहीं, मतलब कितना अफेक्ट होगा, क्या उसकी वैल्यू होगी, अगर आपको टेंडर मिलेगा तो उसकी वैल्यू तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, लेकिन क्या माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस माना जाएगा, और इसको आपको डिस्क्लोजर तो करना ही पड़ेगा कि हाँ ये आपको असिस्टेंस मिला है, इस वजह से आपको इतना फायदा हुआ है। फोर्थ है द लास्ट, असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ द सब क्रेडिट फैसिलिटीज एट मार्केट रेट्स। द three government that amongst themselves own just over 50% of share in the airline। तीन गवर्नमेंट मिलके 25% शेयर है एयरलाइंस में, participate in granting it a revolving credit facility at a market rate of return। ठीक है, रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी देती है, ठीक है, तो रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी देती है किसमें, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट ग्रांट, ये एक प्रकार से गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। एज ए लोन इज प्रोवाइडेड एट ए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच एनी प्राइवेट मार्केट पार्टिसिपेंट माइट बी एक्सेप्टेड। However, it is a government assistance as the benefit cannot be distinguished from the normal trading activities of the airline। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट मिलके क्या करी, इसको लोन दी है, लोन किस पे दी है, मार्केट रेट पे। तो लोन दिया तो वो किस पे दिए, मार्केट रेट में, फ्री में तो दी नहीं है, इंटरेस्ट फ्री तो दी नहीं है, तो ये ग्रांट नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी क्या, असिस्टेंस कहलाएगी। और कौन सी दिए, रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब इसकी हालत खस्ता हालत थी तो उसको उभारने के लिए गवर्नमेंट ने इसको लोन दिया है मार्केट रेट में। तो इसको ग्रांट ना कह के इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम असिस्टेंस। और इस प्रकार की असिस्टेंस का डिस्क्लोजर होना बनता है आपके इंडेस में, और इंडेस ये जो 20 है ये इसको डील करता है और ये मानता है कि आपको असिस्टेंस को डिस्क्लोज करना चाहिए। The significance of the benefit in the above example may be such that the disclosure of the nature and extent and duration of the assistance is necessary in order to financial statement may not be misleading। कि जिससे कि आपको डिस्क्लोज करना है इन असिस्टेंस का, जिससे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीड नहीं हो। थर्ड जो आपकी डेफिनेशन आती है वो आती है गवर्नमेंट ग्रांट की। अब तक आपने गवर्नमेंट असिस्टेंस पढ़ा, अब गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है। गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट
इन फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। इस केस में क्या होगा, रिसोर्सेज क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे टू एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। मतलब आपको रिसोर्स ट्रांसफर करेगी गवर्नमेंट, किसके, कब करेगी, जब आपने या तो पास्ट में या फ्यूचर में कोई कंप्लायंस किया हो, कोई कंडीशन है उसका कंप्लायंस किया हो, कंप्लायंस विद इन certain condition relating to the operating activities of the entity। मतलब क्या है, इस प्रकार की असिस्टेंस, इस प्रकार की सहायता कि जिससे आपको रिसोर्सेज ट्रांसफर हो और रिसोर्सेज को आप मेजर कर सको, रिसोर्सेज को आप मेजर कर सको। और वो कब दिए गए हो, जब आप कुछ पास्ट में या फ्यूचर की ऑब्लिगेशन यानी कि कंप्लायंस को पूरा करे, को पूरा करते हो और उनके साथ जो कंडीशन है उनको भी आप फॉलो करते हो, तो आपको क्या मिल जाएगी, गवर्नमेंट ग्रांट। जो आपको सहायता मिलेगी उसे क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। मतलब ये हुआ सर कि जो असिस्टेंस है उसमें दो प्रकार से, एक तो ग्रांट भी शामिल है और एक खुद अपने आप में असिस्टेंस भी शामिल है। मतलब असिस्टेंस का स्कोप बड़ा है रादर देन ग्रांट, असिस्टेंस में ग्रांट शामिल है। अब ये तो आपको पता लग गया। दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट बी रीजनेबली हैव वैल्यू placed upon them and transaction with the government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the entities. Government grant are sometimes called by the other names such as, government grant को कभी कभी क्या कहा जाता है, सब्सिडीज भी कहा जाता है, सबवेंशंस भी कहा सकते हो, या प्रीमियस भी कह सकते हो। अगर आपके एग्जाम पेपर में ये वर्ड आ जाए, सब्सिडी, सबवेंशंस आ जाए या प्रीमियम्स आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है, उनका मतलब भी आपका ग्रांट ही होता है। ठीक है सर, तो आपको समझ में आया गवर्नमेंट ग्रांट होता है। और इसमें क्या जो कंसीडर शामिल नहीं होता, इसमें जो एक्सक्लूड नहीं होता, जिसकी वैल्यू देयर कैन नॉट रीजनेबली हैव द वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम, उसके ऊपर जो रीजनेबल उसकी वैल्यू अपन पता नहीं कर सकते। एंड द ट्रांजेक्शन विद द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, और जो गवर्नमेंट के साथ जो ट्रांजेक्शन है उसको हम अलग नहीं कर सकते नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन से। तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो गवर्नमेंट ग्रांट में शामिल नहीं है, वो शामिल हो सकते हैं आपके गवर्नमेंट असिस्टेंस में। तो समझ में आ गया आपको, जिनकी वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते वो आपकी असिस्टेंस मानी जाएगी, जिनकी वैल्यू आप डिसाइड करो और आपको रिसोर्सेज ट्रांसफर हो तो वो गवर्नमेंट ग्रांट कहलाती है। अब एक होती है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। इसकी क्या डेफिनेशन है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम आर द ग्रांट्स अदर देन दोज रिलेटेड टू असेट। मतलब ऐसी ग्रांट जो अपने एक टॉपिक छोड़ दिए, ग्रांट रिलेटेड टू असेट पहले वो कवर करते हैं कि ग्रांट रिलेटेड टू असेट क्या होती है। ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स आर द गवर्नमेंट ग्रांट हुज प्राइमरी कंडीशन इज दैट एन एंटिटी क्वालिफाइंग फॉर देम शुड या परचेज, कॉन्स्ट्रक्ट और अदरवाइज एक्वायर लॉन्ग टर्म असेट। मतलब क्या है, ग्रांट रिलेटेड टू असेट का मतलब है कि आपको ग्रांट तभी मिलेगी जब आप उसकी कंडीशन में हो, जब आप कोई लॉन्ग टर्म असेट को या तो आप खरीदोगे या बनाओगे या अदरवाइज उसको एक्वायर करोगे, तो वो ग्रांट रिलेटेड टू असेट कहलाएगी। और असेट किस प्रकार की होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म असेट नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म असेट होनी चाहिए, तो वो ग्रांट रिलेटेड टू असेट कहलाएगा। सब्सिडरी कंडीशंस में आल्सो बी अटैच, इसके साथ कुछ अदर सब्सिडरी कंडीशन होती है, लेकिन मेन कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि आपको कोई असेट एक्वायर करना है, परचेज करना है या कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो कहलाएगी ग्रांट रिलेटेड टू असेट। सर हम ये क्यों डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाके इसके बिहाफ पे अलग अलग ट्रीटमेंट होगी, इसलिए हम ये सारी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं पहले, जिससे कि आपको उस टाइम पढ़ने में आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। ठीक है, अब पांचवी आती है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। इनकम से रिलेटेड कौन सी ग्रांट होती है, द इनकम
जो रिलेटेड टू असेट के अलावा है वो सारी इनकम ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कहलाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट कितने प्रकार की हो गई? क्वालिफाइंग एंटिटी हैज परचेज, कंस्ट्रक्टेड और अदरवाइज एक्वायरिंग द लॉन्ग टर्म असेट। अगर यस है तो वो ग्रांट रिलेटेड टू असेट होगी, अगर नो है तो वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होगी। मतलब ग्रांट का उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट का उद्देश्य अगर आपको असेट परचेज करना है, एक्वायर करना है या आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो वो ग्रांट रिलेटेड टू असेट आ जाएगी, अदरवाइज नहीं है तो वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो जाएगी। ठीक है सर। छठा होता है फॉरगिवेबल लोन, कि माफ करने योग्य लोन। आर द लोन्स विच आर लेंडर अंडरटेक्स टू वेव द रिपेमेंट ऑफ द लोन अंडर द सर्टेन प्रेस्क्राइब कंडीशन। मतलब गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ का लोन देती है सपोज, और ये कहती है कि अगर आप ये 10 कंडीशन फुलफिल कर लोगे तो हम आपके लोन को माफ कर देंगे। माफ कर देंगे मतलब फॉरगिव कर देंगे, और इस प्रकार के लोन को क्या कहा जाता है? फॉरगिवेबल लोन कहा जाता है। और 7th आती है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू की मीनिंग क्या ही है? फेयर वैल्यू की मीनिंग वही है जो इंडेस आपको 113 में बताई गई है। द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर ए लायबिलिटी इन ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन। मतलब ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन में जब आप उसको सेल करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, या कोई लायबिलिटी को पे करोगे ऑर्डिनरी केस में, ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन के केस में, तो जितना आपने पे किया उसकी जो वैल्यू है वही आपकी क्या है? फेयर वैल्यू है। बिटवीन किसके बीच में? मार्केटेड पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। इसके लिए डिटेल में हम इंडेस 113 भी पढ़ेंगे, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, उसमें और डिटेल से हम पढ़ लेंगे क्या फेयर वैल्यू होती है। तो अभी तो नॉर्मली यही देखो कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, जो कि अनरिलेटेड पार्टीज है, उनके बीच में जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है, उसके ट्रांजेक्शन के व्यापी जो आपकी जो वैल्यू होगी, ट्रांजेक्शन की वैल्यू, चाहे आप उस एसेट को सेल करो या किसी लायबिलिटी को पे करने में जितनी वैल्यू की जरूरत होती है वही आपकी फेयर वैल्यू कहलाती है, सीधी सिंपल भाषा में। अब ये तो हो गई डेफिनेशन का पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपना रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है? तो रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट ओनली व्हेन देयर इज ए रीजनेबल एश्योरेंस। देखो क्या कंडीशन है कब गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है? तो पहली है कि आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए। क्या? कि एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैचिंग टू द ग्रांट। तो ग्रांट से रिलेटेड जो कंडीशन है उसको कंप्लाई कर लेगी, इसकी रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए। दूसरी क्या है? और ग्रांट विल बी रिसीव्ड, और ग्रांट आपको मिल जानी चाहिए। 2 चीजें हैं, आपको रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए। किस चीज की? एक तो आपकी जो कंडीशन है उनको कंप्लाई कर दोगे, और दूसरी है जो आपको ग्रांट है वो आपको रिसीव्ड हो चुकी हो। ग्रांट आपको रिसीव्ड हो चुकी हो तो उस केस में आपको उस ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेना है। मतलब आपको ये रीजनेबल एश्योरेंस है, रिसीव्ड नहीं हो चुकी हो, रीजनेबल एश्योरेंस है कि ग्रांट आपको मिल ही जाएगी और आप उस कंडीशन को पूरा कर लोगे। तो ये दोनों कंडीशन क्या है? क्यूमुलेटिव है। मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आपको रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि आप कंडीशन को पूरा भी कर लोगे, और ये भी रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि कंडीशन पूरी करने के बाद मेरे को ग्रांट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। Government grant, including non-monetary grant at fair value, should be recognized only when there is reasonable assurance that the entity will comply with the condition attaching to them and grant will be received. और grant आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड until there is a reasonable assurance। वही बात कह रही है कि जब तक reasonable assurance हो तब तक entity किस चीज की रीजनेबल एश्योरेंस की? वो कंप्लाई कंडीशन को कर लेगा, और ग्रांट उसको जब तक मिल ही जाएगी तब तक गवर्नमेंट ग्रांट को आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है जब तक कि रीजनेबल एश्योरेंस आपको प्राप्त नहीं हो जाए। रिसिप्ट ऑफ द ग्रांट डजंट इटसेल्फ प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंडीशंस अटैचिंग टू द ग्रांट हैव बीन फुलफिल्ड और विल बी फुलफिल्ड।
आपको ये नहीं देखना है कि जब आपको ग्रांट मिल गई है तो आप कंडीशन भी कंप्लाई कर लोगे, नहीं, आपको रीजनेबल एश्योरेंस होना ही चाहिए। मतलब ग्रांट का मिलना ये नहीं माना जाएगा कि आप उस कंडीशन को कंप्लाई कर लिया है, आपको तभी ग्रांट को कंसिडर करना जब आपको ग्रांट मिल गई है या मिलने का रीजनेबल एश्योरेंस है, साथ ही ये भी एश्योरेंस है कि आप उसकी कंडीशन को फुलफिल कर दोगे। फॉर एग्जांपल देखें, गवर्नमेंट गिव्स ए ग्रांट ऑफ द 10 लाख फॉर द पास्ट रिसर्च ऑफ द N1H1 वैक्सीन टू ए फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। देयर इज नो कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट। एग्जामिन हाउ द ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द ए फार्मास्यूटिकल्स। अब देखो इसमें क्या है, कंडीशन है, कंडीशन गवर्नमेंट ग्रांट की कोई कंडीशन नहीं है, मतलब आपको ग्रांट मिलेगी मिलेगी, मतलब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। प्लस क्या आपको ग्रांट मिल चुकी है? हाँ मिल चुकी है। कंडीशन तो है ही नहीं, तो कंप्लाई करने का वो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। और ग्रांट क्या मिल चुकी है? हाँ जी मिल चुकी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको इमीडिएटली पीएनएल अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। एंटिटी ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन द पीएनएल अकाउंट। सोचो मत, रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि ग्रांट आपको रिसीव हो चुकी है। और रही बात कंडीशन की, तो कंडीशन कोई गवर्नमेंट ने रखी नहीं है, तो बात खत्म। ठीक, दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल 2। गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ द 10 लाख फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द N1H1 वैक्सीन टू ए फार्मास्यूटिकल। आपको ये इसका आंसर पहले नहीं दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ द 10 लाख फॉर रिसर्च, एक सेकंड, Government gives a grant of the 10 lakh for research and development of the N1H1 vaccine to a pharmaceutical limited, even though similar vaccines are available in the market but are expensive. The entity has an ensure by the developing a manufacturing process over a period of the 2 years that the cost come down by at least 40%. Examine how the government grant will be recognized, assuming that A Pharmaceuticals Limited has reasonable assurance that the condition attached to the grant will be complied with। मतलब इस केस में क्या है, 10 लाख की ग्रांट आपको मिली है और आपको क्या करना है कि ऐसी वैक्सीन डेवलप करनी है कि जो एट प्रेजेंट में जो मार्केट रेट है उससे उसकी रेट 40% से कम हो जाए। अब इस केस में कह रही है कि कंपनी को लगता है कि वो जो कंडीशन है उसको कंप्लाई कर लेगी, तो कंप्लाई कर लेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस 10 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेगी ऑन ए सिस्टमैटिक बेसिस। सिस्टमैटिक बेसिस क्या हो जाएगा, एंटायर ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली एज अ डेफर्ड इनकम, और वो डेफर्ड इनकम में होगी और चार्ज टू पीएनएल और ए पीरियड ऑफ द 2 years। और ये जो क्या है 2 साल में उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने में लगेंगे। सिस्टमेटिक बेसिस का मतलब यही हुआ कि 2 साल उसको लगेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप करने में, तो 2 साल में आप उसको पीएनएल में भेज दो, ठीक है, राइट ऑफ कर दो। एंटायर ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एज डेफर्ड इनकम एंड चार्ज टू द पीएनएल ओवर ए पीरियड ऑफ द 2 years। ये बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल यहां तक समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है सर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ए विलेज ऑफ द आर्टिसंस। आर्टिसंस का मतलब होता है कारीगर। आर्टिसंस का मतलब होता है कारीगर। इन ए डिस्ट्रिक्ट गॉट डिवेस्टेड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। वहां पे भूकंप आ गया और वहां पे सब कुछ अस्वस्थ हो गया। ए लिमिटेड वाज द ऑपरेटिंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट एंड वाज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द आर्टिसंस। द गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ द 10 lakh टू ए लिमिटेड सो दैट 100 artists are rehabilitated over a period of the 3 years. Government releases 2 lakh. Examine how the government grant will be recognized. मतलब क्या है, कारीगर है, भूकंप आया, कंपनी उस डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, तो गवर्नमेंट ने क्या दिया, उसको 10 लाख दिया कि गवर्नमेंट उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, उनको रिहेबिलिटेट करो। A limited will recognize 10 lakh as a government grant and set it up as a deferred income। और इसको क्या मान लेगी, deferred income मान लेगी, and will recognize in its P&L over a period of the 3 years as per the principle illuminated in the Ind AS 20। मतलब क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट रिलीज 2 लाख 3 साल के लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट देगी, ठीक है,
2 लाख। तो इसको क्या करना है कि आपको 3 साल में इसको डेफर्ड इनकम की तरह आपको ट्रीट कर लेना है। और वंस द गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉग्नाइज, एक बार गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करती है, द रिलेटेड कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट इज रिलेटेड ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद इंडिया 37। मतलब अगर आपको कुछ भविष्य में लगता है कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, या आपको ऐसा लगता है कि ग्रांट जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिलेगी, या आपको ये लगता है कि ग्रांट को वापस करना भी पड़ सकता है, तो उस केस में आपको इंडियस 37 फॉलो करके प्रोविजन कर लेना है कंटीजेंट लायबिलिटी का और कंटीजेंट एसेट का। द मैनर इन विच द ग्रांट इज रिसीव्ड डजंट अफेक्ट द अकाउंटिंग मेथड टू बी अडॉप्टेड इन रिगार्ड टू द ग्रांट। The grant is accounted in the same manner whether it is received in cash or as reduction of the liability to the government and in form of the non-monetary asset। चाहे आपको मॉनेटरी एसेट में मिले या नॉन मॉनेटरी में, तो ये आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा अकाउंटिंग मेथड पे। ठीक है, तो चाहे आपको 2 लाख पहले मिल रहे हो, बाकी 8 लाख बाद में मिल रहे हो, या सारे 10 लाख एक साथ मिल रहे हो, तो वो भी इफेक्ट नहीं करेगा। आपको बस रिकॉग्नाइज कर लेना है और उसको एज ए डेफर्ड रेवेन्यू, या आपको उसके खर्चा कम कर लेना है, जो कि ट्रीटमेंट आगे हम देखेंगे कि इसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। अब नेक्स्ट आता है आपका फॉरगिवेबल लोन। फॉरगिवेबल लोन क्या होता है? फॉरगिवेबल लोन मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो फॉरगिवेबल लोन वो होते हैं कि जो कुछ कंडीशन को कंप्लाई करने के बाद गवर्नमेंट आपको माफ कर देती है। तो इस प्रकार के लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है? इस प्रकार के लोन का ट्रीटमेंट ये होता है कि जैसे आपको ये रीजनेबल एश्योरेंस हो जाए कि एंटिटी विल मीट द टर्म्स ऑफ द फॉरगिवेबल लोन, कि आपको ये एश्योरेंस हो जाए कि हाँ, हम जो माफ करने योग्य जो लोन है उसकी सारी कंडीशन को कंप्लाई करते हैं, ये हमारे पास रीजनेबल एश्योरेंस है, तो आप उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है, और गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करके आप उसको पीएनएल या आपको अदर इनकम जिसमें भी ले जाना है, जो भी आप ट्रीटमेंट आप आगे फॉलो करोगे, वो आपको उसको रिकॉग्नाइज करके कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लोन्स एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको ऐसा लोन है जो मार्केट रेट से कम रेट पे दिया गया है, तो वो भी आपको गवर्नमेंट असिस्टेंट यानी कि गवर्नमेंट ग्रांटी मानी जाएगी। द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट लोन एट द बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज द गवर्नमेंट ग्रांट एंड द लोन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंडिया 109, मतलब फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडिया 109 में बताता है। The benefit of the below market rate of interest should be marked as, और जो बिलो मार्केट रेट का जो बेनिफिट है वो आपकी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट ग्रांट कहलाएगी। और ये क्या होता है? जो डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद इंडिया 109 एंड प्रोसेस रिसीव्ड, जितना आपको मिला और उसका इनिशियल कैरिंग वैल्यू है एज पर इंडिया 109 के हिसाब से, तो वो जो डिफरेंस होगा वो आपकी ग्रांट कहलाएगी। द बेनिफिट इन अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द इंडियस 20, और उसकी काउंटिंग किस प्रकार से करनी है? इंडियस 20, मेजरमेंट होगा इंडियस 109 के हिसाब से। द एंटिटी शुड कंसीडर द कंडीशंस एंड ऑब्लिगेशन दैट हैव बीन मस्ट मीट व्हेन आइडेंटिफाई द कॉस्ट फॉर व्हिच द बेनिफिट ऑफ द लोन इज इंटेंडेड टू बी कंपनसेट। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यह है, तो गवर्नमेंट रिसीव्ड ए गवर्नमेंट लोन ऑफ द 50 लाख का गवर्नमेंट का लोन रिसीव करती है, जो कि 5% पे आपको पेबल है आफ्टर 5 years इन ए बुलेट पेमेंट। 5 साल के बाद आपको 50 लाख चुकाना है, तब तक आपको 5% के हिसाब से ब्याज चुकाना है। एक साथ बुलेटेड रिपेमेंट, मतलब एक साथ बुलेट के साथ चुका देना, एक साथ चुका देना। द प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है। इंटरेस्ट इज पेबल रेगुलरली एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, इंटरेस्ट आपको हर साल के अंत में आपको चुकाना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड आल्सो आउटलाइन हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस लोन की फेयर वैल्यू निकालेंगे। सब फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको आना चाहिए पीवी निकालना। पीवी निकालने के लिए इसमें क्या करना है अपन आपको, आप दोगे क्या? एक तो दोगे आप इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दोगे? 2 लाख ईयर निकालता हूं। 1 2 3 4 5 7। एक तो आप दोगे इंटरेस्ट, कितना दोगे? 50 लाख का 5% कितना होता है? 2,50,000। ठीक है, ये इसका 2,50,000, ये 2,50,000 और ये 2,50,000, और 5 साल भी दोगे आप 2,50,000, प्लस आप प्रिंसिपल अमाउंट कब पे करोगे? 5 साल में प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख भी आप पे कर दोगे।
अब इसका पीवीआईएफ निकाल लेंगे। पीवीआईएफ निकालने का क्या है कि ये जो वैल्यू है ये एकदम समान है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 1 डिवाइड बाय 1.12, 1.12 को डिवाइड करेंगे और मेमोरी प्लस करते जाएंगे 1 2 3 4 5। तो इसका जो पीवीआईएफ जो वैल्यू निकल के आता है एयर 12 और 5 साल के लिए जो निकल के आता है ये आता है 3.6047। तो इसको अगर आप 3.6047 को आप 2,50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आता है 90,1194 प्लस ये तो आपका इंटरेस्ट का हो गया, इंटरेस्ट पार्ट हो गया, प्लस जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है आपका, तो 5वें साल इसका पीवीआईएफ कितना होगा 1 डिवाइड बाई 1.12, 1 2 3 4 5। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका निकल के आता है 0.567। इसको मल्टीप्लाई कर देना आप 50 लाख से, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगी वो आती है आपकी 28,37,134। तो इसकी जो फेयर वैल्यू होगी लोन की, तो 28,37,134 प्लस 9,01,194, तो अपना जो वैल्यू निकल के आती है 901,194 कितना आती है 37,38,328 निकल के आती है। तो ये आपकी फेयर वैल्यू ऑफ लोन आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब आपको फेयर वैल्यू ऑफ लोन का पता लग गया। ठीक है, अब आप इसकी फेयर वैल्यू ऑफ लोन का पता लग गया, तो आपका जो लोन कितने का मिला आपको 50 लाख का, इसमें से आप फेयर वैल्यू ऑफ लोन निकाल दोगे 37,38,328। तो जो आपके पास बचेगा वो आपका आता है 50 लाख माइनस 37,38,328, ये निकल के आता है 12,61,672। ये आपकी क्या मानी जाएगी, गवर्नमेंट ग्रांट मानी जाएगी। ठीक है, इतने की आपकी गवर्नमेंट ग्रांट हो गई। अब इसका रिपेमेंट शेड्यूल कैसे दिखाना है, कैसे किसकी अकाउंटिंग करनी है, तो वो देख लेते। ये पहला साल है, इसकी फेयर वैल्यू आपका 37,38,328 आ गया। इसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12% के हिसाब से, 4,48,600 के हिसाब से। इसमें से आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 2.5 लाख का, तो जो बैलेंस बचा है 3,38 में 4,48 ऐड कर देंगे और 2,50,000 लेस कर देंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस अपना 39,36,928 आ जाएगा। फिर दूसरे साल की शुरुआत का ओपनिंग बैलेंस 39,36,928 प्लस इसका इस पे इंटरेस्ट इंटू 12%, ये आपका 4,72 आ गया। इसमें 2.5 लाख घटा देंगे जो रिपे कर दिया, फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस ये आ जाएगा। इस प्रकार करते हुए चौथे साल में आगे, और चौथे साल का क्लोजिंग बैलेंस 46,87,500 आ गया। अब क्या करेंगे, 5वें साल में हम 46,87,500 का 12% निकालेंगे, तो ब्याज आपका 5,62,500 आ गया। इसमें से आप 2,50,000 तो इंटरेस्ट आप पे ही करोगे, साथ ही 50 लाख कर दोगे, तो आपका बैलेंस नील हो जाएगा। अब ए लिमिटेड इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग आपको करनी है भाई, आपको कितना का लोन मिला 50 लाख का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50 लाख। ठीक है, टू बैंक लोन का आपका कितना है, टू बैंक लोन बैंक लोन अकाउंट कितने वैल्यू निकल के आई थी 37,38,328, 37,38,328, और जो डिफरेंस है उसको आप क्या ले जाओगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें आप कितने का वेरीफाई कर दोगे, 12 कितना वैल्यू निकल के आया था 12,61,672, 12,61,672। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा।
और जो 12,672 है इज टू बी रिकॉग्नाइज इन द पीएनएल ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस। अब ये जो लोन दिया है वो आप किस यूज में लेते हो उसके बिया पे, आपका सिस्टमेटिक बेसिस पे आप इसको क्या कर सकते हो, पीएनएल में दे सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इन द पीरियड इन विच द ए लिमिटेड रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द कॉस्ट फॉर विच ग्रांट इज इंटेंडेड टू बी कंपनसेट, मतलब जिस इंटेंट के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ग्रांट दी गई है उसके उद्देश्य के हिसाब से आप इसको कंपनसेट कर दोगे। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट कैसे करती है, क्या क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं। तो आज तक हमने देखा इसका स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, उसके बाद इनकी डेफिनेशन देख लिए, उसके बाद डेफिनेशन के बाद हमने देखा है ये नॉर्मल, इसका अगर लोन आपको मिलता है मार्केट रेट से कम वो वाला देख लिए, फॉरगिवेबल लोन का क्या ट्रीटमेंट करना है वो देख लिए, प्लस आपका जो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज की क्या कंडीशंस है वो हमने पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही, कल बाकी का पोर्शन हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। अब तक हमने देख लिया था कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देख ली थी, उस इंडियस में जो जो यूज होने वाली है, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट की क्या डेफिनेशन है, गवर्नमेंट असिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है, फॉरगिवेबल लोन क्या होता है, और ये सारी जो इस डेफिनेशन में जो यूज आने वाली है वो हमने देख ली थी। उसके बाद हमने देखा था कि उसका रिकॉग्नाइज कब करना है, रिकॉग्नाइजेशन किस प्रकार से करना है, कौन से प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइजेशन के, रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए किस चीजों की, दो चीजों की, पहली कि आप उस कंडीशन को फुलफिल कर दोगे, दूसरी आपको ग्रांट मिल जाएगी, तो वो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया था वो पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट की, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हम इस आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट की बात करते हैं तो देयर आर टू अप्रोचेस टू द अकाउंटिंग गवर्नमेंट ग्रांट। देखो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट के दो अप्रोच है। इन जनरल की बात कर रहे हैं तो कितनी अप्रोच है, दो अप्रोच। पहली है कैपिटल अप्रोच, दूसरी है इनकम अप्रोच। ठीक है, अंडर कैपिटल अप्रोच हम क्या करते हैं, द ग्रांट इज रिकॉग्नाइज आउटसाइड द पीएनएल, उसको पीएनएल में ना ले जाके उसको क्रेडिट कर देते हैं डायरेक्टली टू द शेयर होल्डर्स फंड, टू द इक्विटी, मतलब डायरेक्ट टू द इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। और इक्विटी का अगर देखा जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम या तो उसको कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में सीधे ले जाएंगे, ना कि पीएनएल के थ्रू लेके जाएंगे, तो वो डायरेक्टली इक्विटी का पार्ट बना दिया जाता है, तो वो कहलाता है कैपिटल अप्रोच। और इनकम अप्रोच में क्या करते हैं, इनकम अप्रोच में हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं इन पीएनएल ओवर वन और मोर पीरियड, एक या एक से ज्यादा पीरियड में हम उसको पीएनएल में ले जाते हैं, तो वो हो गई इनकम अप्रोच। अब ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड कहता है कि आपको इनकम अप्रोच फॉलो करना है, कैपिटल अप्रोच आप फॉलो नहीं कर सकते। The standard rejects the capital approach and prescribes only the income approach despite the following argument in favor of the capital approach। ये जो स्टैंडर्ड है वो कैपिटल अप्रोच को फॉलो नहीं करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, और इनकम अप्रोच फॉलो करता है। हालांकि जो कैपिटल अप्रोच फॉलो करने के कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है, उसके पक्ष में क्यों कैपिटल अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, तो उसके कुछ 3-4 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर फाइनेंसिंग डिवाइस, मतलब ये आपको एक तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, एंड शुड बी डील्ड विद एज सच एज बैलेंस शीट, और इनको बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रादर देन टू बी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल। पीएनएल में रिकॉग्नाइज करने के बजाय आप इसको बैलेंस शीट में दिखाओ, क्योंकि ये आपको एक तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। अब फाइनेंस किस प्रकार का प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ग्रांट है वो वापस तो देनी नहीं है इन जनरल, तो जब वापस नहीं देंगे तो इसको क्या माना जाए, शेयर होल्डर्स का पार्ट माना जाए, ये कहता है इसके पक्ष में पहला मत ये है। As such in the balance sheet rather than recognize in the P&L to offset the items of the expenses that they finance. Since no repayment is expected, such grants should be recognized outside the P&L account. ठीक है, पहला पक्ष तो है। दूसरा क्या कहता है, इट इज
inappropriate to recognize government grant in P&L because they are not earned but represent in the inactive provided by the government without related cost। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आप इसको P&L में ले जानते हो, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये अर्न मतलब कमाई जाती है लेकिन मतलब ये कमाई नहीं जाती है, ये आपको दी जाती है। आपको ये एक्टिव बट रिप्रेजेंटिंग इनएक्टिव प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट रिलेटेड कॉस्ट, मतलब बिना खर्चे किए आपको ये प्रोवाइड की जाती है। तो इसको है ना आप P&L में ना ले जाके, क्योंकि P&L क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करता है कि आपने किसी पीरियड में आपने क्या उसका कितना प्रॉफिट आपने कमाया। अब ये जो ग्रांट है आपका एक तरीके से प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करे और ना ही इसके लिए कोई रिलेटेड खर्चा किया है। तो ये ग्रांट ये कहता है कि इसको कैपिटल अप्रोच फॉलो करना चाहिए। तो ये दो पॉइंट है जो ये कहती है कि अपन को कौन सा फॉलो करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए कैपिटल अप्रोच। अब इनकम अप्रोच के पक्ष में क्या मत है वो हम देखते हैं। द इनकम अप्रोच हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इन इट्स फेवर। इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है? पहला है बिकॉज गवर्नमेंट ग्रांट आर रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स अदर देन शेयर होल्डर्स। पहला मत तो ये है कि ये जो सोर्स है इसका गवर्नमेंट ग्रांट का वो शेयर होल्डर्स से प्राप्त ना होके गवर्नमेंट से प्राप्त होती है, इससे अलग सोर्स है। They should not be recognized directly into the equity but should be recognized in the P&L in appropriate periods। इसलिए उनको क्या है कि आप उनको शेयर होल्डर्स के फंड में ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उनको P&L के थ्रू दिखाइए। मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि वो शेयर होल्डर्स का पार्ट है, आप उसको जनरल P&L में ले जाके आप उसको दिखा सकते हो। दूसरा कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट आर रेयरली ग्रेटिफिकेशन, मतलब ये दुर्लभ होती है, बार बार आपको कोई ग्रांट नहीं देता। द एंटिटी अर्न्स देम थ्रू द कंप्लायंस विद देयर कंडीशन एंड मीटिंग विद द एनविशेड ऑब्लिगेशन। ग्रांट आपको ऐसे नहीं मिल जाती, ये बहुत ही दुर्गम होती है। इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस, कुछ कंप्लायंस आपको करनी पड़ती है, कुछ ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करनी पड़ती है, तब जाके आपको ग्रांट मिलती है। दे शुड देयरफॉर बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L ओवर द पीरियड। इसलिए इनको P&L अकाउंट में दिखाना चाहिए इन विच द एंटिटी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस रिलेटेड कॉस्ट फ्रॉम विच द ग्रांट इज इंटेंडेड टू कंपनसेट। जिसके लिए उस ग्रांट से रिलेटेड आप जो खर्चा कर रहे हो उस खर्चे को कंपनसेट करने के लिए उसको P&L में ले जाना चाहिए ओवर द पीरियड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये कहता है इनकम के पक्ष में, सिंस इनकम एंड अदर टैक्सेस आर एक्सपेंसेस एंड इट इज लॉजिकल टू डील आल्सो विद द गवर्नमेंट ग्रांट विच आर एक्सटेंशन ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इन द P&L। मतलब ये क्या है, एक तरीके से फिस्कल पॉलिसी यानी कि फाइनेंस का जो पॉलिसी है उसका एक तरीके का एक्सटेंशन है। और गवर्नमेंट ग्रांट जैसे कि इनकम और टैक्सेस खर्चे हैं उसी प्रकार, क्योंकि इनकम और जो टैक्सेस हैं वो आप गवर्नमेंट को देते हैं तो वो क्या होता है खर्चा। तब गवर्नमेंट से जो कोई आपको इनकम आएगी, जो आपको पैसा मिलेगा, तो आप उसको इनकम क्यों नहीं काउंट कर रहे? तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे टैक्स, जिस प्रकार से टैक्स खर्चा है गवर्नमेंट को दिया जाता है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट से लिया जाता है, वो आपको इनकम माननी चाहिए। तो ये इसके पक्ष और विपक्ष में मत है। अब प्रिंसिपल क्या कहता है इंडियस का, दूज government grants should be recognized in P&L on a systematic basis over the period in which the entity recognized as expenses the related cost for which grant is intended to compensate। मतलब जिस चीज के लिए, जिस खर्चे के लिए आपको जो ग्रांट मिली है उसके बिहाफ पे या उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रांट को ओवर द पीरियड P&L में ले जाना है। ये इसका प्रिंसिपल कहता है। In most cases, the period over which an entity recognizes the cost or expenses related to the government grant are readily ascertainable. Those grant in recognition of the specific expenses are recognized in P&L
इन द सेम पीरियड एज रिलेवेंट एक्सपेंसेस। जैसे जैसे आप खर्चा करोगे, जिस प्रकार से आपका खर्चा होगा उसी प्रकार से आपको इसको इनकम में बुक करना है। एंड सिमिलरली ग्रांट्स रिलेटेड टू द डेप्रिशिएबल एसेट, और उसी प्रकार को डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट आपको को ग्रांट मिली है तो आपको उसको डेफर करना है ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस इन द रेशियो ऑफ द डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन के हिसाब से आप उसको राइट ऑफ कर देना है। डेप्रिशिएबल आर यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड इन P&L ओवर द पीरियड एंड इन द प्रोपोर्शन इन विच डेप्रिशिएशन एक्सपेंस ऑन दिस एसेट्स इज रिकॉग्नाइज्ड। ये वही बात करता है कि डेप्रिशिएशन के प्रोपोर्शन में आप उसको रिकॉग्नाइज कर दोगे। कंटिन्यूइंग विद द फैक्ट्स गिवन इन इलस्ट्रेशन 4, स्टेट हाउ द ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ द P&L। पिछले जो एग्जांपल था जिसमें 12,64,000 के आसपास अपना जो ग्रांट निकल के आई थी लोन में से, कितनी थी अपनी 12,61,672, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? आपको पहला ऑप्शन दिया है, लोन इज एन इमीडिएट रिलीफ मेजर टू रेस्क्यू द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज को बचाने के लिए इमीडिएट रिलीफ के लिए लोन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब आप ये लो, गवर्नमेंट वित्तीय उसमें है जोखिम में, तो गवर्नमेंट को रिवाइवल करने के लिए इमीडिएट रिलीफ देने के लिए लोन दे दिया कि लो आप इमीडिएट रिलीफ लो। तो एक तरीके से कोई लंबे खर्चे के लिए नहीं है, इमीडिएट रिलीफ है तो आप इसको सीधा P&L में इमीडिएटली ले जाओ। इसका ट्रीटमेंट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? इमीडिएटली, एक सेकेंड, तो आप क्या करोगे? इसको इमीडिएटली P&L में ट्रांसफर कर दोगे। रिकॉग्नाइज इन P&L इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली आप इसको P&L में रिकॉग्नाइज कर दोगे। दूसरा केस है कि द लोन इज ए सब्सिडी फॉर स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इक्वली फॉर ए पीरियड ऑफ द 4 years। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि ये जो ग्रांट दिया है आपको, वो स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए दिया है, जो कि आपको 4 साल तक आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, इतने का खर्चा आएगा। तो आपको ग्रांट को क्या करना है? ग्रांट को भी आपको 4 साल में 12,61 कितना था आपका 12,61,672 को डिवाइड बाय 4 करके पर ईयर आपको 12,61,672 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12,61,672 डिवाइड बाय 4, तो आपका 3,15,418 पर ईयर आपको P&L में इसको रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे खर्चा होता है उसी प्रकार से आपको ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है। थर्ड क्या है? लोन इज टू फाइनेंस ए डेप्रिशिएबल एसेट। लोन को डेप्रिशिएबल एसेट को फाइनेंस करने के लिए दिया है, तो आप क्या करोगे? डेप्रिशिएबल में खर्चा क्या होता है? एसेट में खर्चा होता है उसका डेप्रिशिएशन। ठीक है, अब आप डेप्रिशिएशन के रेशियो में कर देंगे हम। अब आप कहोगे सर लोन तो मिला है एसेट खरीदने के लिए, तो एसेट भी एक तरीके से खर्चा ही हो गया ना, और जब खर्चा हो गया एसेट खरीद लिया तो आप P&L में उसको उसी खर्चे के साथ, मतलब जैसे एसेट खरीदी आप उसको P&L में ले जाओ। ऐसा नहीं होता, एसेट खर्चा नहीं होता, एसेट एक इन्वेस्टमेंट होता है। एक तरीके से खर्चा तब होता है जब उसको पुट टू यूज करोगे और उसको उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, तो इसलिए इसको डेप्रिशिएशन के रेशियो में खर्च करते हैं, ना कि एक साथ खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये इसके जो सजेस्टेड आंसर है ये आपका होगा, अज्यूमिंग से लोन इज द फाइनेंशियल डेप्रिशिएबल एसेट 12,61,672 विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L ऑन द सेम बेसिस एज डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है वेदर रिसिप्ट बेसिस इज परमिसिबल। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपको ग्रांट मिल गई तो क्या हम इसको ग्रांट मिलते ही P&L में रिकॉग्नाइज कर लें? नहीं, ग्रांट मिल जाना ये नहीं है कि आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी, ये आपको रीजनेबल सर्टेनिटी हो गई कि आप सारी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर लोगे। ग्रांट मिलने का मतलब ये नहीं है। आप तभी उसको रिकॉग्नाइज करना है, ग्रांट को उसको तभी रिकॉग्नाइज करना है जब आपको ये लगे कि हाँ मैं सारी कंडीशन फुलफिल कर लूंगा और ग्रांट मेरे को मिल जाएगी, तभी आपको रिकॉग्नाइज करना है ग्रांट को।
मेरिली ग्रांट आपको मिल गई, उसके ब्याह पे आप ये नहीं समझना है कि आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी। कंडीशन फुलफिल होगी तभी ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है, ठीक है। अब क्या हो कि ग्रांट मान लो आपको मिले नॉन डेप्रिशिएबल असेट की ग्रांट आपको मिलती है। ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल असेट में आल्सो रिक्वायर फुलफिलमेंट of the certain obligation and would be then recognized in the P&L over the period that bear cost of the meeting obligation। मतलब कोई नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, उसके लिए आपको कोई ग्रांट मिली है, तो उस ग्रांट को आप तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आप उसकी जो ऑब्लिगेशन है, जो कंडीशन है, वो फुलफिल करने की में कि आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी है, ठीक है। और उसको ओवर द पीरियड, जिस साल, जब साल तक उसका खर्चा होगा उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, उस खर्चे के प्रोपोर्शन में आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, ए ग्रांट ऑफ द लैंड में बी कंडीशनल अपॉन एरेक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन द साइट। इट मे बी अप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट इन P&L ओवर द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग वंस द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड एंड इज पुट टू यूज। कहना क्या चाह रहा है कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट आपको लोग, गवर्नमेंट ने क्या ग्रांट दी? गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दे दी, एक लैंड, जमीन का टुकड़ा दे दिया, लो जी आप इसमें बिल्डिंग बनाओ और मैं जो कहता हूं वो काम करूं। अब जो ग्रांट दे दी, वो तो ग्रांट आपको क्या दी? लैंड दी है जिसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन जो लैंड आपको दी है उस पर आपने बिल्डिंग बनाई, वो तो डेप्रिशिएबल है। तो उस जो डेप्रिशिएबल एसेट है, तो वो जो डेप्रिसिएशन होगा उसके प्रोपोर्शन में, उससे रिलेटेड जो खर्चा होगा उसके प्रोपोर्शन में आपको ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेना है P&L में, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये इसके प्रिंसिपल हो गए दो। अब थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है? थर्ड प्रिंसिपल कहता है कंडीशनल ग्रांट रिसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द पैकेज ऑफ द फाइनेंशियल और फाइनेंशियल एड्स। आपको जो ग्रांट मिली है वो फाइनेंशियल, वित्तीय मदद के रूप में मिली है। In such case, care is needed in identifying the condition giving the rise to cost and expenses which determine the period over which grant will be earned. It may be appropriate to allocate part of the grant on the basis or part on another. One basis, grant on one basis and part on another basis. एक पार्ट आपका एक बेसिस पे, दूसरा पर अनदर बेसिस। मतलब क्या होता है कि आप ये जो ऐसी ग्रांट मिलती है जो कि आपको वित्तीय मदद के रूप में है, आप उसको आइडेंटिफाई करना है कि जो ग्रांट आपको मिली है उसके कंडीशन पे खर्चों के हिसाब से आपको डिटरमाइन करना है कि कितने पीरियड में उसको बांटना है, कौन से पीरियड में कितना बांटना है। आप उसके लिए एक या एक से ज्यादा बेसिस काम में ले सकते हो। सपोज करो आपको फाइनेंशियल एड के रूप में 10 लाख मिले, जिसमें से 5 लाख आपको ये इस कंडीशन पे मिले हैं कि आप ये काम करते ही आपको मिल जाएगी, और कुछ सर्टेन पार्ट ऐसा है कि आपको जैसे जैसे खर्चा करोगे उस ब्याज पे आपको वो ग्रांट आपको मिलती जाएगी। तो उस हिसाब से इसको 2 बेसिस पे आप सेग्रीगेट भी कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपको ग्रांट को क्या करना है? बाइफरकेट करके P&L में रिकॉग्नाइज करना है। तो हो गई ये बात। नेक्स्ट आता है ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस already incurred and grant as an immediate financial support। कोई ऐसी चीज के लिए आपको ग्रांट मिली है जिसका खर्चा आपने ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, और या फिर ऐसे खर्चे के लिए मिली, या मतलब आपको मिली है इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए कि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, गवर्नमेंट ने हमने को ग्रांट दे दी बिना कंडीशन के। उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको करना है सीधा P&L में रिकॉग्नाइज कर लेना, क्योंकि खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। तो खर्चे का तो एक्सपेंसेस को सिस्टमेटिक बेसिस पे तो क्या करना है कि ऑलरेडी जो हो ही चुका है उसका सीधा P&L में ले जाओ, और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिला है वो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट टाइप का है, तो आप उसको इमीडिएट P&L में ले जाओ। ये प्रिंसिपल नंबर 4 कहता है। A government grant that becomes receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the entity
विद नो फ्यूचर रिलेटेड कॉस्ट, इसके लिए कोई फ्यूचर रिलेटेड में कोई खर्चा नहीं होना है, देन शुड बी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल फॉर द पीरियड इन विच इट बिकम रिसीवेबल, और जिस पीरियड में आपको ये जो रिसीवेबल हो जाए उसी पीरियड में आपको उसको रिकॉग्नाइज कर लेना है। रिसीवेबल वर्ड है ना कि रिसिप्ट है। इन सम सर्कमस्टांसेस ए गवर्नमेंट ग्रांट में बी अवॉर्डेड for the purpose of giving immediate financial support to an entity rather than as incentive to undertake specific expenditure. Such grant may be confined to a particular entity and may not be available to whole class of the beneficiaries. These circumstances may warrant recognizing a grant in PNL for a period in which the entity qualifies to receive it with the appropriate disclosure and ensure that effect is clearly understood. मतलब क्या है कि कुछ ग्रांट है आपको कंडीशन के बिहाफ पे मिलेगी और जैसे कंडीशन आपको फुलफिल करना है आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेना है, मतलब जैसे आपकी ग्रांट रिसीवेबल हो जाए आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है, घुमा फिरा के बात वही आनी है। गवर्नमेंट ग्रांट में भी बिकम रिसीवेबल बाय एन एंटिटी एज compensation for expenses or losses incurred in the previous year. Such grant recognized in P&L for the year in which becomes receivable with disclosure to ensure that it is effect is clearly, and साथ में इसको डिस्क्लोजर देना है कि हमने जो पास्ट के खर्चे किए हैं उसके लिए हमें ग्रांट मिला है और उसको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है कि जिससे यूजर समझ सके कि ये जो ग्रांट मिली है जो पुराने खर्चों के लिए या फाइनेंस इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट। नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? ए गवर्नमेंट ग्रांट में बी टेकन इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट, मतलब आपको कोई रिसोर्स ट्रांसफर नहीं किए, कैश नहीं दिया, आपको सीधा पैसा नहीं दिया, आपको कोई एसेट उठा के दे दी, तो वो जो एसेट उठा के देना की क्या कहलाता है? नॉन मॉनेटरी ग्रांट। A grant may take the form of the transfer of the non-monetary assets such as land आपको दे दी, other resources आपको दे दिए for the use of the entity, entity को यूज करने के लिए other resources या आपको land दे दी, तो वो कहलाती है non-monetary grant. In these circumstances, the fair value of the non-monetary asset is assessed and both grant and asset are accounted at the fair value. Alternatively, entity may measure both the assets at their nominal value. कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि आपको नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली है, ठीक है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली तो दो ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि ग्रांट को भी आप फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करो और जो असेट है उसको भी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। दूसरा मेथड है कि सपोज करो कोई असेट है 10 लाख की कॉस्ट, गवर्नमेंट को आपको ग्रांट मिली है सपोज 2 लाख की, तो इस 2 लाख में इसकी कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए जो ग्रांट है उसको लेस करके आपको नेट पे आपको इसको दिखाना है, ठीक है। तो ये आप दोनों ही ऑप्शन, आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इस केस में क्या होगा? कैरिंग वैल्यू उसकी फेयर वैल्यू होगी तो डेप्रिसिएशन इस पूरी वैल्यू पे लगेगा और उसके प्रोपोर्शन में आप इसको डेप्रिशिएट करोगे, मतलब इसको डेफर करोगे इस इनकम को, ग्रांट को, और इसमें क्या होगा? जो डेप्रिसिएशन होगा वो पूरा आपने सेटअप कर लिया, जो डेप्रिसिएशन होगा वो 8 लाख पे लगेगा। तो ये कहना चाहता है principle. Either assess the fair value of the non-monetary asset and account for both grant and asset at their fair value, दोनों को fair value पे अकाउंट कर लो, या record both asset and grant at a nominal amount, दोनों asset और grant को nominal amount पे recognize कर लो। nominal amount मतलब 8 लाख में recognize कर लिया, जितने की आपको ग्रांट मिली है उससे ग्रांट में मिलेगी। सपोज मैंने इसमें ग्रांट की वैल्यू कम ले ली, 10 लाख की असेट है, अगर आपको वो असेट 10 लाख की है सपोज करो और वो आपको गवर्नमेंट ने 10,000 की ही दे दी है, तो आप क्या करोगे? उस असेट को 10,000 में ही बुक कर लोगे, ग्रांट को बुक करने की जरूरत नहीं है, बस असेट को आप 10,000 में बुक कर लोगे। तो ये सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपको बता दिया, दोनों को फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज कर। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6।
A Limited wants to establish a manufacturing unit in a backward area and requires 5 acre land. उसको 5 एकड़ जमीन की जरूरत है. Government provide the land on leasehold basis at a nominal value of the 10,000 per acre. The fair value of the land is 1 lakh per acre. Calculate the amount of the government grant to be recognized in an entity. अब आपको कितने पे गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है वो आपको बताना है. तो मैंने आपको बताया था कि एंटिटी के पास 2 ऑप्शन है. या तो वो क्या करेगी, जो लैंड है, लैंड कितने की है, फेयर वैल्यू लैंड की कितनी है, लैंड की फेयर वैल्यू है आपकी पर एकड़ कितनी है 1 लाख, और जमीन कितनी चाहिए 5 एकड़. तो कितने की हो जाएगी 5 लाख की फेयर वैल्यू हो जाएगी लैंड की. ठीक है. और आपको ग्रांट कितने की मिली है, 10,000 रुपए पर एकड़ में आपको ग्रांट मिली है. मतलब आपको 10,000 पर एकड़ में आपको लैंड मिली है. तो 5 एकड़ है तो आपने कितना दिया 50,000. ठीक है. तो आपको लैंड खरीदने में जो आपको जमीन 5 लाख में मिलनी चाहिए थी वो आपको 50,000 में मिल रही है. तो ग्रांट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,50,000. ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ग्रांट निकल के आ जाएगी. तो ग्रांट की फेयर वैल्यू क्या आ जाएगी 4,50,000. अब क्या करेगी कंपनी, कंपनी क्या करेगी, लैंड को रिकॉग्नाइज करेगी, लैंड अकाउंट डेबिट 5 लाख. ठीक है. टू बैंक 50,000. ठीक है. और टू ग्रांट डेफर्ड ग्रांट 4,50,000. तो ये क्या करें, दोनों को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर ली, लैंड को भी और ग्रांट को भी. एक ऑप्शन तो कंपनी के पास ये है. दूसरा ऑप्शन क्या है, सपोज आपको ये जो 50,000 लगे हैं, आपने जो 50,000 चुकाए, आप इसी पे जो कॉस्ट लगी आपको इसी पे आपको रिकॉर्ड कर लेना है. लैंड अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000. बस काम खत्म. आपको जितने पे आपको लैंड खरीदी है उतने पे ही आपने बुक कर ली. मतलब ये क्या होगी, एक तरीके नॉमिनल कॉस्ट पे मिली है तो ये क्या होगी, नॉमिनल वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड कर ली. ठीक है. आ रही बात समझ में. द लैंड में बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लिमिटेड एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50,000. आशा करता हूं एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा. चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. नेक्स्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट असिस्टेंस नॉट स्पेसिफिक रिलेशन टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आपको ऐसी गवर्नमेंट असिस्टेंस मिली है जो कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है. उसका क्या ट्रीटमेंट होगा तो वो हम देखते हैं. इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट असिस्टेंस टू एंटिटी में बी एम्ड एट एनकरेजमेंट, मतलब उनको प्रोत्साहित करना, और ए लॉन्ग टर्म सपोर्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज आइदर इन सर्टेन रीजन्स और इंडस्ट्री सेक्टर. बहुत सारी कंट्रियां क्या होती है अपने देश में बिजनेस एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेक्टर और कुछ एरिया है उसमें बिजनेस की एक्टिविटीज को सपोर्ट करने, डेवलपमेंट करने के लिए क्या देती है, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है. तो कंडीशन टू रिसीव द सच असिस्टेंस में नॉट बी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी. और ये जो असिस्टेंस है उसके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती, वो एक जनरल कंडीशन होती है. ठीक है. वो स्पेसिफिक कंडीशन इस प्रकार नहीं होती कि वो जो आप जो काम कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड हो. वो एक नॉर्मल कंडीशन होती है जो उस एरिया में करने वाली सभी एंटिटीज के लिए होती है, स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं होती. अब एग्जांपल ऑफ द सच असिस्टेंस आर ट्रांसफर ऑफ द रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट टू एंटिटीज इन विच ऑपरेट इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री. कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो गई, जैसे मान लो आपकी सीतापुरा में, मैं मानता हूं जयपुर में सीतापुरा में गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है ज्वेलरी के केस में. ज्वेलरी यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है. तो ज्वेलरी का जो इंडस्ट्रीज है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री है, कोई पर्टिकुलर एंटिटी तो है नहीं, बहुत सारी एंटिटीज है. तो उस पर्टिकुलर
इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जो असिस्टेंस देती है, वो असिस्टेंस की बात होती है। दूसरा एग्जाम्पल है कंटिन्यू ऑपरेटिंग इन द रिसेंटली प्राइवेटाइज इंडस्ट्रीज। जो कोई मान लो ऐसी एंटिटी है जो कि पहले गवर्नमेंट थी, अब उसको रिसेंटली उसको प्राइवेटाइज कर दिया है, तो उस एंटिटी को भी एक असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है कुछ सालों के लिए गवर्नमेंट, कि वो उसका बैलेंस ना बिगड़े, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। द थर्ड वन, दे स्टार्ट और कंटिन्यू टू रन देयर बिजनेस इन ए अंडर डेवलप्ड एरिया। वो कम डेवलप एरिया है और उनको एक प्रोत्साहन करना है कि आप इस कम डेवलप एरिया या पिछले एरिया में जाके आपको बिजनेस स्थापित करना है, तो उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। द इश्यू इज वेदर such government assistance is a government grant within the scope of India's 20, therefore should be accounted in accordance with India's 20। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इसको गवर्नमेंट ग्रांट मानना चाहिए, जाना चाहिए गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो इसका रीजन, इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं। इन दिस रिगार्ड अपेंडिक्स ए, कौन सा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ए टू इंडियाज 20 प्रोवाइड कराता है कि दैट गवर्नमेंट असिस्टेंट टू एंटिटीज मीट द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। ऐसी गवर्नमेंट असिस्टेंट जो गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन को मीट करती है, इवन इफ देयर इज नो कंडीशन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी अदर देन रिक्वायरमेंट टू ऑपरेट इन द सर्टेन रीजन्स और इंडस्ट्री सेक्टर्स, such grants should be therefore not be credited directly to the shareholders interest and should be recognized in P&L on a systematic basis। कहना ये चाह रहा है कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट असिस्टेंस जो आपकी गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन को फुलफिल करती है, उसको आप गवर्नमेंट ग्रांट मानोगे और उसको शेयर होल्डर्स के फंड में ना ले जाके P&L में उसको ले जाओगे। ये बात कौन सा कहता है, ये बात कहता है अपेंडिक्स ए ऑफ इंडियाज 20। ये बात इस बात का खंडन करता है कि गवर्नमेंट असिस्टेंट गवर्नमेंट ग्रांट मानी जाएगी या नहीं। आपको एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस वो नहीं होती जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज जो नॉर्मल एज ए जनरल पब्लिक को प्रोवाइड कराती है, वो वाली नहीं मानी जाएगी। सपोज आप ज्वेलरी का सेक्टर में कोई इंडस्ट्री में कर रहे हो सीतापुरा में, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो बंदा इस एरिया में या इस रिको एरिया में, सीतापुरा में रिको एरिया है, अपनी इंडस्ट्री स्थापित करेगा, उसको कम वैल्यू पे उसको जगह दी जाएगी, लैंड दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दी जाएगी, या उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स है वो कम होगी। तो इस प्रकार की जो असिस्टेंस है उसको आप P&L में ले जाओगे। ठीक है, ये बात आ गई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये कुछ 6 पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के, वो आपको ध्यान रखने। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू द असेट, असेट से रिलेटेड ग्रांट को कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू असेट शुड बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट बाय सेटिंग अप द ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम and the non-monetary grants at the fair value should be presented in the similar manner। मतलब कोई एसेट से रिलेटेड आपकी ग्रांट है, उसको आप बैलेंस शीट में दिखाओगे एज ए डेफर्ड इनकम में, और नॉन मॉनेटरी ग्रांट एट फेयर वैल्यू शुड बी प्रेजेंटेड इन द सिमिलर मैनर। और कोई नॉन मॉनेटरी जो आपको ग्रांट मिली है, मतलब एसेट के रूप में जो आपको ग्रांट मिली है, तो वो आपको क्या करना है, कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में इसी प्रकार से दिखाना है। देखो, असेट से रिलेटेड 2 ग्रांट होती है। आप तो या तो आपको कैश मिल गया या आपको असेट ही दे दी, तो दोनों को आपको बैलेंस शीट में दिखानी है एज ए डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम में आपको दिखानी है, किस पे दिखानी, फेयर वैल्यू पे। अल्टरनेट ये है कि आप इसको नॉमिनल वैल्यू पे भी आप दिखा सकते हो, मतलब डिडक्ट करके भी दिखा सकते हो। अल्टरनेटिवली it can be presented in balance sheet by deducting the grant in arriving at the carrying amount of the asset। Suppose 10 लाख की asset है, 10 लाख की asset है और आपको 2 लाख की ग्रांट मिली है, तो आप क्या करोगे, नेट इसको 8 लाख पे दिखा दोगे। नेट इसको 8 लाख पे दिखा दोगे
तो ये सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप इसको 10 लाख पे दिखाओ एसेट को, और 10 लाख पे आप इसको डेफर्ड इनकम के रूप में दिखाओ। ठीक है, एसेट में 10 लाख आपकी इधर दिख जाएगी, इधर से आपकी डेफर्ड इनकम आपकी इधर दिख जाएगी 10 लाख की पीएनआर में। ठीक है, द अदर मेथड डिडक्ट द ग्रांट इन द कैलकुलेटिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। द ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल ओवर द लाइफ ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट एज अ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन रिड्यूस एक्सपेंसेस है, उसके भी पे आपको सिस्टमेटिक बेसिस पे आपको फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आता है आपका ना, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ए लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड शेयर सोलर प्लांट उसने लगाया है टू सप्लाई सोलर इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए इसने क्या लगाया, सोलर पैनल लगाया। कॉस्ट ऑफ द सोलर रहने वाला है आपका 1 करोड़, उसकी यूजफुल लाइफ है आपकी 10 साल। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन द एसएलएम बेसिस। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट गिव्स 50 लाख एज ए सब्सिडी। एग्जामिन हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। इस केस में क्या होगा, 1 करोड़ की आपकी सोलर पैनल है, उसमें से 50 लाख आपने गवर्नमेंट ने दे दिया, तो ये ग्रांट कैसी होगी, ग्रांट रिलेटेड टू असेट हो गई। तो पहला ऑप्शन तो ये कि आप 1 करोड़ पे आप इसको असेट में दिखाओ, और 50 जो लाख है इसको एज ए डेफर्ड इनकम के रूप में इधर लायबिलिटी और इक्विटी साइड में दिखाओ। ठीक है, और इसको 10 साल तक इसकी यूजफुल लाइफ है, तो 5-5 लाख इसको हर साल पीएनएल में ले जाओ और इधर इसको डेप्रिशिएट करते रहो। तो ए लिमिटेड सेटअप 50 लाख एज ए डेफर्ड इनकम एंड क्रेडिट 5 लाख इक्वली टू इट्स एसपीएल इन द नेक्स्ट 10 years। और दूसरा अल्टरनेट क्या है, 1 करोड़ की मिली है, 50 लाख आपको ग्रांट मिली है, तो आप इसको 50 लाख पे एज ए एसेट आप दिखा सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपने देख लिए। डिस्क्लोजर इन द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो। कैश फ्लो में कैसे डिस्क्लोज करना है, तो कैश फ्लो में आपको अलग अलग डिस्क्लोज करना है। 1 करोड़ के लिए जो आपने केस दिया वो अलग डिस्क्लोज करना है, 50 लाख आपके पास आया वो अलग डिस्क्लोज करना है। ऐसा नहीं कि आपने 50 लाख ही क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में दिखा दिया। अरे कोई एसेट खरीदोगे तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज तो है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप नेट पे 50 लाख इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिखा दिया। आप 1 करोड़ क्या करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिखाओगे, और 50 लाख क्या करोगे, आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसको दिखाओगे गवर्नमेंट ग्रांट को। पढ़ लेते हैं आपके लिए। द पर्पज ऑफ द एसेट्स एंड द रिसिप्ट ऑफ द रिलेटेड ग्रांट कैन कॉज मेजर movements in the cash flow of the entity. For this reason, and in order to show the gross investment in the asset, such movements are disclosed in the separate item in the statement of the cash flow. This presentation is done irrespective of the fact that grant is deducted or not from the related asset for the purpose of presentation in balance sheet. मतलब ये आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बैलेंस शीट में कौन सा मेथड फॉलो किया है, केस फ्लो में तो आप अलग अलग ही दिखाओगे। ये आपका इंड AS 20 कहता है डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट। इलस्ट्रेशन देखते हैं, कंटिन्यूइंग द अबव फैक्ट्स इन इलस्ट्रेशन 7 स्टेट हाउ द सेम विल बी डिस्क्लोज। तो डिस्क्लोज क्या करेंगे, 1 करोड़ हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में दिखाएंगे, 50 लाख हम क्या दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। ये बात हो गई। ये तो बात हो गई अब तक ग्रांट रिलेटेड टू आपकी एसेट। अब बात आती है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, उसका क्या कैसे प्रेजेंटेशन करना है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम का। तो 2 methods आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम। द ग्रांट कुड बी, फर्स्ट मेथड आपका है प्रेजेंटेड एज क्रेडिट इन द एसपीएल आइदर सेपरेटली और अंडर जनरल हेडिंग सच अदर इनकम। या तो आप पीएनएल में सीधा दिखा दो ग्रांट, या आप अदर इनकम के थ्रू दिखा दो आप पीएनएल में। अरे अदर इनकम का सेक्शन भी तो होता है ना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, याद हो तो आपको, या तो आप अदर इनकम के थ्रू दिखा दो या पीएनएल में सीधे दिखा दो। दोनों मेथड आप फॉलो कर सकते हो, इंड AS इस पे आपको कोई बात नहीं करता। सेकंड है मतलब सीधा आप पीएनएल में दिखा सकते हो, दूसरा अदर इनकम में। और दूसरा तरीका क्या है कि आप उसके रिलेटेड जो खर्चा है उसमें आप डिडक्ट करके दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे अपन ने एक एग्जांपल अभी पहले देखा था कि आपको ग्रांट मिली है, सपोज 12,61,762 की ग्रांट मिली है, और वो जो ग्रांट मिली है आपको स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है
4 साल तक। तो 12, 61, 400, 762 को हम क्या करेंगे, 4 साल में डिवाइड करेंगे। तो अपना जो वैल्यू निकल के आ रही थी पर ईयर की, आपकी ग्रांट की वैल्यू आ रही थी 315,440 के लगभग आपकी अमाउंट निकल के आ रही थी। ठीक है, अब आपकी स्टॉक जो स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए जो आपको ग्रांट मिली है, उसका खर्चा आपको सपोज पर ईयर आपको 5 लाख रुपए प्राप्त हो, 5 लाख रुपए हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको आप ये जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है स्टाफ ट्रेनिंग में, इसमें माइनस करके आप सीधा दिखा सकते हो। 5 लाख माइनस 315,440, तो ये आपका वैल्यू निकल के आती है। आप सीधा जो खर्चा एक्सपेंस बुक करोगे P&L में, आप सीधा एक्सपेंसेस बुक कर सकते हो 184,560, इतने पे आप पर ईयर में खर्चा दिखा सकते हो। दोनों ही मेथड आप फॉलो कर सकते हो यहां भी। ठीक है, अब जो पहला मेथड है उसके पक्ष में क्या विचार है, सेकंड मेथड है उसके पक्ष में क्या विचार है, वो हम देख लेते हैं, वो अलग मैटर है। जो फर्स्ट मेथड का पक्ष में कहती है कि दैट इज इनएप्रोप्रिएट टू नेट इनकम एंड एक्सपेंसेस आइटम एंड द सेपरेशन ऑफ द ग्रांट फ्रॉम द एक्सपेंसेस फैसिलिटेट कंपैरिजन विद द अदर एक्सपेंसेस नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रांट। तो ये कहना चाह रहा है कि हम अगर नेट करके दिखा दिए तो हम दूसरे एक्सपेंसेस के खर्चे के साथ उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए ये नेट करके दिखाना सही नहीं है। दूसरा आर्गुमेंट सेकंड मेथड के बारे में कहता है कि द एक्सपेंसेस माइट नॉट वेल हैव बीन इनकर्ड बाय द एंटिटी इफ द ग्रांट हैज नॉट बीन अवेलेबल, दिस प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपेंसेस विदाउट ऑफसेटिंग द ग्रांट में therefore भी मिसलीडिंग। दूसरा जो मेथड है उसके पक्ष में यह कहता है कि हम वो खर्चा ही नहीं करते अगर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देती। तो गवर्नमेंट ने ग्रांट दिए इसलिए हमने वो खर्चा किया है, तो हम खर्चा भी नेट में बुक करेंगे कि जितना हमारा खर्चा हुआ है उसमें से हमको ग्रांट कितने की मिली उस पर हम बुक करेंगे। तो ये क्या होगी, दो मेथड होगी, उसके पक्ष में उसके विपक्ष में। फॉलो आप कोई सी कर सकते हो, इंडियस आपको मना नहीं करता कि कौन सी आपको फॉलो करना है। बोथ द मेथड्स आर रिलेटेड, both methods are regarded as acceptable for the presentation in the grant related to the income. Disclosure of the grant may be necessary for the proper understanding in the financial statement. कौन सी मेथड आपने फॉलो की है वो आप किसका डिस्क्लोजर दे दोगे नोट्स अकाउंट्स में। Disclosure of the effect of the grant on the any item of income or expenses which is required to be separately disclosed is usually appropriate. आपके लिए बढ़िया रहेगा कि आप उस खर्चे के बारे में नीचे डिस्क्लोजर दे दो कि हाँ इसमें इतनी इनकम है, इतना आपका एक्सपेंसेस है, इतनी हमको एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में ग्रांट मिली है। तो ये डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया है। प्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू असेट है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दोनों को फेयर वैल्यू पे दिखा दो या उसको नेट करके दिखा दो, मतलब कॉस्ट के एसेट में, एसेट की कॉस्ट में से घटा के दिखा दो। और रिलेटेड टू इनकम है तो पहला तरीका ये है कि या तो आप P&L या अदर इनकम के थ्रू दिखा दो, दूसरा तरीका ये है कि आप उस खर्चे को ही कम कर दो। ठीक है, यहां तक बात मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको थम्स अप करके बताना है कि यहां तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 9। A limited receive a government grant of the 10 lakh to defer expenses for environment protection. Expected environment cost is to be incurred 3 lakh per annum for the next 5 years. How A limited presents such grant related to income in its financial statement? उसको 10 लाख की क्या मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। और ग्रांट क्यों मिली है, उसको एनवायरमेंट कॉस्ट पे खर्चा करना, एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो खर्चा आएगा 3 लाख पर एनम 5 साल के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखो कि आपको बाइफ्रिकेट कैसे करना है, जो ग्रांट मिली है उसको बाइफ्रिकेट करना है 5 साल में, क्योंकि 5 साल तक आपको वो खर्चा करना है, उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस 5 साल के हैं। तो पर ईयर आपको जो ग्रांट है वो रिकॉग्नाइज करनी है 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 बराबर 2 लाख। अब 2 लाख को आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आपके पास वही 2 ऑप्शन है। पहला है कि ये जो 2 लाख मिले हैं आपको,
इसको आप या तो पीएनएल में ले जाओ या अदर इनकम में ले जाओ। या दूसरा तरीका क्या है कि 3 लाख का खर्चा आपको हर साल होना है, 2 लाख की आपको ग्रांट बुक करनी है, तो नेट करके आप 1 लाख का खर्चा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पे पीएनएल में दिखा दो। तो ये दोनों मेथड आप फॉलो कर सकते हो। As per paragraph 29 of the Ind AS 20, grant related to income are presented as a part of the profit or loss as either separately और या तो आप separately दिखाओ P&L में और under general heading such as other income. Alternatively, they are deducted in the reporting related expenses. जो रिपोर्टिंग का रिलेटेड एक्सपेंस है उसमें घटा के आप दिखा सकते हैं। इन द अकॉर्डेंस अबव, presentation of the grant related to the income under the both method are as follows. Credit in the statement of P&L. Entity can recognize the grant as income on LM basis, that is 2 लाख per year in the statement of P&L either separately, या तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L में सेपरेटली दिखाओ या आप जनरल जो हेड होता है अदर इनकम का उसमें आप दिखा दो। दूसरा है कि द सपोर्टर्स ऑफ दिस मेथड कंसीडर इट इन appropriate to present income or expenses item on the net basis that separation of the grant from the expenses facilitate comparison with the other expenses not affected by the grant. Second method is deduction in the reporting related expenses. 3 लाख में से आप 2 लाख घटा के आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट को आपको रिपे करने का, आप मान लो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई 10 लाख की पहले साल में, आपको ये लगता है कि रीजनेबल सर्टिनिटी भी हो गई और आपको यह लगता है कि गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलेगी, तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल भी गई, सपोज करो 10 लाख के पहले साल में। और वो जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है आपको ये मिली है कि आपको 10 साल तक कोई सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो आप क्या करते हो कि 5 साल तक तो वो क्राइटेरिया अच्छे से फुलफिल कर रहे हो, लेकिन क्या हुआ कि 6ठे साल में आपने वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया और गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, इस बंदे ने कंडीशन का फुलफिल नहीं की है और जो कंप्लायंस है वो उसको फॉलो नहीं किया, तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या करती है कि आपसे वो गवर्नमेंट ग्रांट वापस लौटाने को कहती है। तो ये कहलाता है रिपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। उस केस में अपन को क्या करना है, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और कैसे उसका प्रेजेंटेशन होगा, वो हम इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो एंटिटी में हैव रिपे द गवर्नमेंट ग्रांट including in case where the condition related to the grant are not fulfilled by it. A government grant that becomes repayable should be accounted as a change in the accounting estimate. उस कैसे दिखानी चाहिए, change in the accounting estimate and to be treated in accordance with Ind AS 8 के हिसाब से accounting policy changes in the accounting estimate and error. मतलब आप जब आपको ग्रांट को वापस करना है तो कैसे ट्रीटमेंट देना है, ट्रीटमेंट वैसे ही देना है जैसे आपको Ind AS 8 कहता है। Ind AS 8 कहता है कि ये चेंजिंग इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ना कि चेंजिंग इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। और अकाउंटिंग अब ये जो स्टेप है इसमें इसका रिकॉग्नाइज करने के द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड इन द रिपेमेंट ऑफ द ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम। अगर आपकी इनकम से रिलेटेड है तो आप ये मेथड स्टेप फॉलो करोगे। पहला स्टेप है रिपेमेंट शुड बी अप्लाइड फर्स्ट। जो रिपेमेंट है उसको पहले अप्लाई करो अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिकॉग्नाइज इन द रेस्पेक्ट टू द ग्रांट। एंड बी क्या कहता है, टू दूसरा स्टेप है टू द एक्सटेंड दैट रिपेमेंट एक्सीड्स एंड एनी सच डेफर्ड क्रेडिट व्हेन नो डेफरल क्रेडिट एग्जिस्ट द रिपेमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन द P&L। सपोज करो एक एग्जांपल है, आपको ग्रांट मिली 10 लाख की, 10 लाख की मिली है, 4 साल तक आपने कंडीशन फुलफिल की, 5वें साल में गवर्नमेंट को लगा कि आपने वायलेशन कर दिया और 5वें साल ही क्या बोलती है गवर्नमेंट कि ग्रांट को वापस करो, पूरे 10 लाख मेरे को आज के डेट में वापस चाहिए। तो इस केस में क्या हो गया, 4 साल तक तो आपने फुलफिल की, तो ग्रांट को आपने क्या किया, डेफर्ड करा। तो हर साल आपने 1-1 लाख करके आपने 4 साल आपने डेफर्ड कर दिया। 10 लाख की ग्रांट थी, 4 साल डेफर कर दिया, तो उसका बैलेंस कितना है आपके खाते में, बैलेंस आपके 6 लाख रुपए आपको जो डेफर्ड अनअमोर्टाइज क्रेडिट आपके खाते में पड़ी हुई है। और अब आपको 10 लाख रुपए वापस करने, तो 10 लाख जो आपको वापस करने, सबसे पहले आप इसको खत्म करोगे, जो डेफर्ड वाली ग्रांट है इसको खत्म करोगे, तो 6 लाख तो
से इसको तो नील कर देना। बाकी बचे जो 4 लाख है, तो बाकी बचे 4 लाख को आप सीधे पीएनएल अकाउंट में ले जाके राइट ऑफ कर दोगे इमीडिएटली। द रिपेमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द इमीडिएटली टू द पीएनएल। आशा करता हूं ये आपको इनकम वाला समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं असेट की। द रिपेमेंट ऑफ द ग्रांट रिलेटेड टू एन असेट शुड बी रिकॉग्नाइज आइदर बाय रिड्यूसिंग द डेफर्ड इनकम बैलेंस बाय द अमाउंट रिपेबल और बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। 2 तरीके हैं इसके में। जैसे आपको ग्रांट मिली थी इनकम रिलेटेड टू असेट, उसके 2 मेथड थे। उसी प्रकार से आपको ग्रांट को वापस करने उसके 2 मेथड। पहला मेथड क्या है कि आपको जो डेफर्ड इनकम आपके बैलेंस शीट में बची हुई है उसको आपको रिड्यूस कर देना है। और दूसरा क्या है कि जितने की आपने ग्रांट वापस की उतने की अमाउंट से आप उसकी असेट की कैरिंग अमाउंट आप उसकी बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो ये 2 मेथड। तो हम देखते हैं पहली मेथड। रिलेटेड इनकम आपको समझ में आ गई थी। और रिलेटेड टू असेट आइदर रिकॉग्नाइज बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट द क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल टू डेट in the absence of the grant should be recognized immediately in the P&L account or check the possible impairment of the new carrying amount of the asset। पहला मेथड ये कहता है कि आप उसकी कैरिंग वैल्यू बढ़ा लो। सपोज करो 10 लाख की आपको ग्रांट मिली थी असेट से रिलेटेड, आपने एसेट बुक की 10 लाख की और आपको सपोज को 10 लाख की आपको एसेट मिली, ठीक है, और 10 लाख की एसेट मिली, उसके अगेंस्ट में आपको 2 लाख की ग्रांट मिली। तो आपने क्या किया, उसको 8 लाख पे बुक कर लिया, ठीक है, और 8 लाख पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। तो आप क्या करोगे, जब इस ग्रांट को रिपेबल करने का मौका आएगा, सपोज करो 4 साल, ये 10 साल के लिए मिली है, 10 साल की लाइफ है इसकी, तो सपोज करो आपको 4 साल के बाद इसको वापस करना है। तो वापस करने के लिए आप क्या करोगे, इसकी कैरिंग अमाउंट पहले कितनी थी, 8 लाख, और अब वापस कितना करना है, 2 लाख। तो वापस कैरिंग अमाउंट कितने से बढ़ जाएंगे, 2 लाख से, तो 10 लाख। अब 4 साल बीत गए, 4 साल पे 10 लाख पे जो डेप्रिसिएशन लगता, अभी तक तो अपन ने क्या किया था, 8 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाया था, 8 लाख पे पर ईयर कितना हो जाएगा, 8 लाख 10 साल की लाइफ डिवाइड बाय 10, तो आपका 80,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। लेकिन अब उसकी वैल्यू बढ़ के 10 लाख हो गई है, तो इस हिसाब से पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, पर ईयर का डेप्रिसिएशन आपका होगा 1 लाख रुपए। क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए आपका डेप्रिसिएशन होगा। तो ये जो डिफरेंस है, 20,000 आपने कम चार्ज किया, और कितने साल तक किया, 4 साल तक, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 80,000 आपको साथ के साथ पीएनएल में बुक कर लेना है, और उसने 80,000 से आपको इसकी कैरिंग अमाउंट कम कर लेनी है। मतलब 4 साल बाद आपकी 8 लाख की एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या रहने वाली है, 8 लाख माइनस 80,000 इंटू 4, तो 8 लाख में से 240 गए तो 832, 322, 8 लाख माइनस 3,20,000, तो इसकी कैरिंग वैल्यू क्या रहने वाली है, $480। अब 480 में क्या करना है आपको, इसकी अब 2 लाख से आपको बढ़ा देनी है, तो 680 हो जाएगा। और 680 में जो आपका डेप्रिसिएशन कम लगा था, कितना कम लगा था, 80,000, वो आपको कम कर देना है। तो वो आपको कैरिंग अमाउंट कितनी निकल के आ जाएगी, तो 5 साल में 6 लाख रुपए, 5 साल के डेप्रिसिएशन के उसकी कैरिंग अमाउंट निकल के आ जाएगी 6 लाख रुपए। तो ये आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और सेकंड मेथड है बाय रिड्यूसिंग द डेफर्ड इनकम बैलेंस बाय द अमाउंट पेबल।
जो अमाउंट पेबल का बैलेंस है उससे आप डेफर्ड इनकम कम कर दोगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ए लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 10 लाख, 10 लाख की ग्रांट मिली है आपको, सॉरी क्या दे सकता, 10 करोड़ की ग्रांट मिली है इन द ईयर 11-12 फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ द सब्सिडी फॉर सेलिंग गुड्स एट अ लोअर प्राइसेस टू द लोअर इनकम ग्रुप पॉपुलेशन इन द पर्टिकुलर एरिया फॉर 2 years. A Limited has accounted for the grant as income in the year 11-12 में एज इनकम उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। While accounting for the grant in the 11-12, A Limited was reasonably assured that all the condition attached to the grant will be complied with। सारी कंडीशन हम कंप्लाई कर लेंगे, तो हमने क्या कर लिया, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। However, in the year 15-16, it was found that A Limited had not complied with the above condition and therefore notice to refund the grant has been served to it. A Limited contested but lost in the court in 15-16 में, वो अपना केस हार गई। Now grant is fully repayable. How A Limited reflect payable grant in its financial statement ending 15-16? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नॉट इट इज बीइंग अज्यूम्ड दैट द अकाउंटिंग डन इन द प्रीवियस ईयर वाज नॉट इनकरेक्ट एंड वाज नॉट इन एरर एज पर इंड AS 8। हम ये मान के चलते हैं कि जो पहले इसने अकाउंटिंग करी है गवर्नमेंट ग्रांट की, वो एकदम सही करी है और एज पर इंड AS 20 के हिसाब से सही करी है। अब पैरा 32 ऑफ इंड AS 20 स्टेट दैट द गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स पेएबल शैल बी अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपको ऐसे दिखाना है कि चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट है, और सी इंड AS 108 आप डिटेल के लिए आप देख सकते हो। रिपेमेंट ऑफ द ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम शैल बी अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिकॉग्नाइज्ड इन द रेस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट टू द एक्सटेंट दैट रिपेमेंट एक्सीड्स एनी सच क्रेडिट और व्हेन नो डेफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट द रिपेमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन द P&L। Repayment of the grant related to asset shall be recognized by increasing the carrying amount of the asset or reducing the deferred income balance by the amount repayable. The cumulative additional depreciation on would have been recognized in the P&L to the date absence of the grant shall be recognized immediately in the P&L। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, रीपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, ये एक तरीके से क्या हो गया, खर्चा जिसको P&L में ले जाना 10 लाख से, टू ग्रांट पेएबल, और ग्रांट पेएबल टू द बैंक, जितना रिपेएबल है आपको सीधा खर्चे में ले जाना है। अब ये क्या एंट्री कब होगी, अज्यूमिंग नो डेफर्ड क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्ट इन द 15-16 देयरफॉर रिपेमेंट रिकॉग्नाइज इन द P&L। क्योंकि 11-12 में ही कह रहे हैं कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, कोई डेफर्ड बैलेंस नहीं है, तो हम पूरी की पूरी ले जाएंगे। अब अगर आपका मान लो बैलेंस कम होता है तो सबसे पहले उससे सेटअप करते, बाकी का हम उससे वो कर देते। Or it may also be noted that the standard also provide the circumstances giving rise to repayment of the grant related to asset may require consideration to be given the possible impairment of the new carrying amount of the asset। इसमें आपको impairment का भी ध्यान रखना है। ग्रांट आपने वापस कर दी और वापस करने के बाद उससे आपने कैरिंग अमाउंट बढ़ाई है, तो क्या उसके अलावा डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन के अलावा आपको घटाने के बाद भी अगर उसके कैरिंग अमाउंट में इंपेयरमेंट लगा तो आप वो इंपेयरमेंट लॉस भी आप घटाओगे। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आज आपका अकाउंटिंग और उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर कैसे करना है, क्या क्या डिस्क्लोज करना है, क्या क्या डिस्क्लोज नहीं करना है। पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 1.9, द फॉलोइंग शुड बी डिस्क्लोज। निम्नलिखित को आप क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट, कौन सी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है, मतलब आपने उसको इनकम माना है कि असेट माना है। इनकम माना है तो क्या अदर इनकम में लेके गए हो या आपने नेट करके दिखाया। एसेट माना है तो क्या आपने उसको असेट में से माइनस किया या उसको फेयर वैल्यू में मेजरमेंट किया। एक तो ये डिस्क्लोज करोगे, कौन सी पॉलिसी बोलेगी। दूसरा आप दिखाओगे द मेथड ऑफ द प्रेजेंटेशन अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ग्रांट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कौन सी मेथड आपने फॉलो किए, नेट मेथड फॉलो किए या फेयर वैल्यू मेथड फॉलो किए।
थर्ड आप दिखाओगे द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर मतलब असेट से रिलेटेड है तो उसका नेचर दिखा दो कि असेट से रिलेटेड है, और किस एक्सटेंट तक आपने गवर्नमेंट ग्रांट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया है, मतलब कितना आपने उसमें रिकॉग्नाइज किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उसका आपको डिस्क्लोजर देना है। द डी पॉइंट कहता है कि इन एडिशन ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंट फ्रॉम विच द एंटिटी हैज डायरेक्टली बेनिफिटेड at times significance of the benefit of the government assistance may be such that disclosure of the nature and extent and duration of the assistance is necessary in order to that financial statement may not be misleading। अब कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस है जिससे आप डायरेक्टली बेनिफिटेड हुए हो तो उसका भी आपको डिस्क्लोजर देना है प्रॉपर। और द पॉइंट ई है अनफुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन एंड अदर कंटीजेंसी अटैचिंग टू द गवर्नमेंट असिस्टेंट दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। कोई ऐसी गवर्नमेंट असिस्टेंस या गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है, उसके बारे में आपको लगता है कि कुछ कंडीशन आपने अनफुलफिल कर दी है, तो वो उसका आपको डिस्क्लोजर देना है। उसकी वजह से आपको कोई कंटीजेंट लायबिलिटी अराइज हुई है तो उसका भी आप प्रॉपर डिस्क्लोजर दोगे। तो ये अपना इंडिया 20 अपना कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया 20 और इंडिया 12। उसके बाद ये इंडिया 20 आपका खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी ग्रांट रिलेटेड टू द नॉन डेप्रिशिएबल असेट। मैं आपको बता दूं इससे पहले इंडिया 20 है इंडियस में, और पुराने एएस में एएस 12 ट्रीट करता है गवर्नमेंट ग्रांट को। मैं इंडियस में इंडियस नंबर 20 और पुराने एएस में एएस 12 डील करता है किसको, गवर्नमेंट ग्रांट को। पहला पॉइंट जो डिफरेंस है वो है मॉनेटरी ग्रांट रिलेटेड टू द नॉन डेप्रिशिएबल असेट। इंडिया 20 क्या कहता है, टेकन इन द P&L अकाउंट assuming that all the grants have been condition attached to it specifically prohibits recognition of the grant directly to the shareholders fund। इंडिया 20 शेयर फंड मतलब कैपिटल अप्रोच को फॉलो करने के लिए मना करता है, जबकि एएस 12 क्या कहता है कि क्रेडिटेड एज ए कैपिटल रिजर्व, आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसा कहता है एएस 12। मतलब कैपिटल अप्रोच कौन फॉलो करता है, एएस 12। इंडिया 12 कैपिटल अप्रोच फॉलो नहीं करता है, जिसका नाम हो सकता है कैपिटल अप्रोच भी आप दे सकते हो। तो ये तो आप फॉलो नहीं कर सकते, इसमें आप फॉलो कर सकते हो। If such grant requires fulfillment of the certain obligation, credit the grant amount to the income over the same period over which the cost of the meeting such obligation is charged to the income। AS 12 also gives an alternative, treat such grant as a deduction from the cost of the such asset। Rate of grant amount of the income over the same period over which the cost of the meeting of the such obligation is charged to the income। और इसमें यह एज्यूम करना है कि ऑल ग्रांट्स हैव बीन कंडीशंस अटैच्ड टू इट। मतलब P&L में आप तो सीधा ही रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो कि ऑब्लिगेशन को ध्यान में रखना है और सेम पीरियड में आपको उसको बाइफिकेट करना है। सेकंड, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट गिवन एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट को आपने गवर्नमेंट ग्रांट दी है तो इंडिया 20 कहता है कि अकाउंटेड फॉर एट फेयर वैल्यू और एट नॉमिनल वैल्यू, दोनों ऑप्शन देता है। या तो आप इसको फेयर वैल्यू पे अकाउंट कर सकते हो या नॉमिनल वैल्यू पे अकाउंट कर सकते हो। एएस 12 कहता है अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्विजिशन कॉस्ट। इसमें एक्विजिशन कॉस्ट पे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, फेयर वैल्यू नहीं फॉलो कर सकते। आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है उस पर आप रिकॉग्नाइज कर लो या आप उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लो। जबकि इंडिया 12 कहता है कि आप उसको फेयर वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू दोनों में से किसी पे भी रिकॉग्नाइज कर लो, जबकि एएस 12 कहता है आप उसकी कॉस्ट या नॉमिनल वैल्यू दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे उस पर रिकॉग्नाइज कर लो। थर्ड डिफरेंस है ग्रांट इन द नेचर ऑफ द प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इंडिया 20 इसके बारे में साइलेंट है। एएस 12 कहता है कि क्रेडिटेड इन द कैपिटल रिजर्व एंड टू बी ट्रीटेड एज शेयर होल्डर्स फंड, उसको कैपिटल रिजर्व में ले जाओ और शेयर होल्डर्स फंड मान लो। एएस 12 ये कहता है प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। फोर्थ पॉइंट कहता है कि लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ द इंटरेस्ट। फोर्थ डिफरेंस है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको दिया है तो एएस 12 इसके बारे में साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता है, चुप है, ये एकदम चुप है और ये कहता है बकबक। लोन टू द मेजर एट फेयर वैल्यू एंड रिकॉग्नाइज एज पर इंडियाज 109
लोन को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है और उस फेयर वैल्यू पे ही आपको इंड एस 109 के ब्याज के अकॉर्डिंग से आपको गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है। पांचवा डिफरेंस का जो पॉइंट है, गवर्नमेंट असिस्टेंट नॉट फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट असिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो इंड एस 12 में नहीं दी गई, सॉरी एएस 12 में इसकी कोई ऐसी गवर्नमेंट असिस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बोलता, ये साइलेंट है, फिर ये साइलेंट है। और इंड एस 12 कहता है रिक्वायर्स एन इंडिकेशन ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंट फ्रॉम विच द एंटिटी हैज डायरेक्टली बेनिफिटेड एंड शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंटिटी अगर उससे डायरेक्टली बेनिफिटेड हुई है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। तो ये 5 डिफरेंस है इंड एस 20 और एएस 12 में। आशा करता हूं ये आपको इंड एस 20 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में प्लीज मुझे बताएं, जिससे कि मैं आगे और सभी इंड एस के वीडियोस बनाने के लिए मेरे को एक गाइडेंस मिले कि मेरे को बनाना है या नहीं बनाना है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो स्टडी मटेरियल में है और जो एग्जाम्स में आए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।